अध्याय 241 आसमानी द्वार का तीसरा स्तर 9 सितारा युद्ध सम्राट। स्कूल के इस अंदरूनी चुनाव में कुल 128 लोगों ने परीक्षा पास की है और 5 बड़े कॉलेजों के टूर्नामेंट के लिए योग्यता हासिल की है। स्कूल कमेटी के एक साथ लिए गए फैसले के बाद स्कूल का प्रतिनिधित्व करने वाले इन छात्रों को 50,000 अंकों का इनाम दिया जाएगा। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ मौजूद सभी छात्र परीक्षा पास करने वाले सीनियर, जूनियर और छोटे छात्रों से सीखेंगे ताकि वे अपने और स्कूल के लिए एक बेहतर भविष्य जीत सकें। अध्यक्ष लियू होंग की जोश भरी आवाज फिर गूंज उठी। पल भर में पूरा प्रशिक्षण मैदान फिर से जीवंत हो गया। ईर्ष्या की आवाजें खत्म ही नहीं हो रही थीं। वे 50,000 अंक थे। कुछ टैलेंटेड छात्र विश्वविद्यालय के 4 सालों में केवल इतने ही अंक इकट्ठा कर पाते थे। हालांकि आर्यन अचानक मिले 50,000 अंकों से बहुत खुश था, लेकिन उसने बाकी छात्रों की तरह अपना आपा नहीं खोया। आखिरकार उसके स्वर्ग स्तर के खास शारीरिक शरीर की वजह से उसे पहले ही स्कूल से सालाना 100,000 अंकों की आर्थिक मदद मिलती थी और उसके पास अपनी तीसरी सीनियर बहन द्वारा दिए गए 100,000 अंक भी थे। और उसने तलवार रक्षकों से एस रैंक की युद्ध तकनीक देखने की पहुंच हासिल कर ली थी और अपने गुरु कुणाल और अपने सीनियर भाई बहनों की मदद से उसने कुदरती तौर पर युद्ध तकनीक के खर्चों पर एक बड़ी रकम बचा ली थी। इसके अलावा उसने अपना रूहानी पुल भी खोल लिया था, जो आसमान और जमीन से रूहानी ऊर्जा सोखता था, जिससे रूहानी तरल पदार्थ पर उसकी एक और बड़ी रकम बच गई। इसलिए बहुत सारे अंकों के साथ उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि ये कुंग, ओ फियंग और यहाँ तक कि ली हाओबाई और फोंग बियुन भी अपनी आंखों में उत्साह नहीं छिपा सके। आर्यन के उलट उनके अलग अलग चीजों पर भारी खर्चे थे। साफ तौर पर अंकों की यह बड़ी रकम कुछ समय के लिए उनके संसाधनों की परेशानी को सुलझा सकती थी। जहां तक पहले और दूसरे साल के नए छात्रों की बात है, उनकी आंखें लाल थीं और उनकी सांसें थोड़ी भारी हो गई थीं। यहां तक कि आमतौर पर बर्फ जैसी ठंडी रहने वाली लियुतों का सीना भी थोड़ा कांप उठा, जो उसके अंदर के उथल पुथल वाले जज्बातों को दिखा रहा था। आर्यन ने ये सभी भाव देखे, जिससे वह हैरानी से अपनी जुबान चटकाने लगा। कहते हैं पैसा दुनिया को चलाता है, और यह सच में थोड़ा सा भी गलत नहीं है। रात में हुजू प्रांगण में आर्यन पालथी मारकर बैठा था और अपने हाथ में सीक्रेट पैटर्न मैंड्रोला को देख रहा था, कुछ हद तक ख्यालों में खोया हुआ। अभी अभी वरुण दौड़ते हुए आया था और उसे गहरे रंग की लकड़ी से बना एक पुराना छोटा सा बक्सा और एक पतली सी किताब सौंप गया था। उसने ये भी बताया कि कुणाल ने इसे भेजा था और उसे हिदायत दी थी कि वह बक्से के अंदर की चीज को हर घंटे एक बार ले और इसे 3 खुराकों में बांट ले। बक्से के अंदर की चीज लेने के बाद फिर किताब पढ़े। ये कहने के बाद वरुण ने जो सामान उसे देने थे वे नीचे रखे और जल्दबाजी में ये कहते हुए चला गया कि कुणाल ने उसे एक जरूरी काम दिया है। जहां तक खुद कुणाल की बात है, वे 5 बड़े कॉलेजों के टूर्नामेंट से जुड़े मामलों में व्यस्त थे। आखिरकार आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय के प्रधानाचार्य होने के नाते उन्हें कुदरती तौर पर 5 बड़ी अकादमियों और संघ द्वारा तैयार किए जा रहे मामलों को खुद ही संभालना था। वरुण के जाने के बाद ही आर्यन ने मेज पर रखे पुराने छोटे बक्से को खोला। एक हल्की सी बैंगनी चमक निकली और एक मदहोश करने वाली अजीब सी खुशबू उसकी नाक में घुस गई। ये हल्की सी रोशनी 3 सीक्रेट पैटर्न मैंड्रोला से आ रही थी, जो काले रंग के थे और उनमें थोड़े बैंगनी नीले रंग की मिलावट थी। सीक्रेट पैटर्न मैंड्रोला एक बहुत ही नायाब रूहानी दवा जो भौतिक शरीर की क्षमता को बढ़ाती है। यह एक अजीब सी खुशबू छोड़ती है जो रूह को मदहोश कर देती है, जिससे किसी इंसान में किसी भी कीमत पर इसे खाने की बहुत तेज इच्छा पैदा होती है। हालांकि जो लोग ऐसा करते हैं वे अक्सर कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। सच में आम लोगों के लिए ऐसी रूहानी दवा फायदेमंद होने के बजाय नुकसानदेह है, लेकिन जो लोग शरीर के अभ्यास में माहिर हैं उनके लिए यह पूरी तरह से एक ईश्वरीय दवा है। और इस फूल का एक बुरा असर भी है। ये कमजोर रूहानी ताकत वालों के लिए कुदरती तौर पर जानलेवा है, यहाँ तक कि उन्हें मौत जैसी गहरी नींद में भी डाल सकता है। इस फूल को देखने से पहले आर्यन को यकीन नहीं था कि कोई फूल लोगों को मार सकता है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था, क्योंकि अभी अभी उठते हुए द्वार से मिली अपनी आसमान को झुठलाने वाली रूहानी ताकत के बावजूद वह भी एक पल के लिए मदहोशी महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया था। कोई ताज्जुब नहीं कि कुणाल ने खास तौर पर वरुण को आर्यन को यह हिदायत देने के लिए भेजा था कि वह इसे 3 अलग अलग खुराकों में खाए और हर खुराक के बीच 1 घंटे का अंतर रखे। कुछ पल ध्यान लगाने के बाद आर्यन ने अपने हाथ में मौजूद मैंड्रोला को पूरा निगलने का फैसला किया। पल भर में एक झुलसाने वाली गर्म धारा उसके सीने से नीचे बही और उसके पूरे शरीर में फैल गई। पलक झपकते ही आर्यन को लगा कि उसका पूरा शरीर ताकत से भर गया है, मानो उसकी सभी कोशिकाओं ने काफी ऊर्जा सोख ली हो और वे उत्साह की स्थिति में पहुंच गई हों। उसके पूरे शरीर से गर्मी की एक लहर निकली और उसके अंदर से सफेद भाप बाहर निकली। कमाल है। आर्यन की आंखें चमक उठीं और वह बक्से में रखे बाकी 2 मैंड्रोला को देखे बिना नहीं रह सका।
उसे लगा कि उसे इन्हें 3 अलग अलग खुराकों में लेने की जरूरत नहीं है। एक वजह तो ये थी कि उसके पास आसमान को झुठलाने वाली तेनमिंग गुप्त तकनीक थी, जिसने उसकी रूहानी ताकत को दूसरों से कई गुना ज्यादा मजबूत बना दिया था। दूसरा, नवचक्र देव दानव शरीर का अभ्यास करने के बाद उसकी शारीरिक ताकत दूसरों की सोच से कहीं ज्यादा थी। इसलिए दूसरों को जिस बात से सावधान रहने की जरूरत थी, वह उसके लिए बेकार थी। ये सोचकर आर्यन ने बाकी 2 मैंड्रोला को एक ही बार में निगल लिया। बूम! जैसे ही आर्यन ने इन दोनों मैंड्रोला को निगला, ऐसा लगा मानो उसके शरीर में एक छोटा सा सूरज भर दिया गया हो, उसके अंदर तेजी से एक झुलसाने वाला तूफान भड़क उठा। इस पल आर्यन के सीने से अचानक ताजी मिट्टी की गंध आने लगी। वह झुलसाने वाली ऊर्जा अचानक शांत हो गई। इस पल भर के बदलाव ने आर्यन को अपनी भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। वह थोड़ा उलझन में था और उसकी पीठ पर मौजूद लौकी का धुंधला सा निशान थोड़ी देर के लिए चमका और फिर से गायब हो गया। अपने शरीर की जांच करने और कोई परेशानी ना पाने के बाद आर्यन ने सोचना बंद कर दिया और पतली सी किताब की तरफ देखा। गोल्डन बेल ओवरलॉर्ड स्किल। किताब के अंदर बड़े अक्षरों को देखकर आर्यन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उसका दिल भावनाओं से भर गया। कुणाल ने कहा था कि वे आर्यन के लिए यान परिवार की पुश्तैनी शरीर अभ्यास की तकनीक हासिल करेंगे, और अब यह आर्यन के सामने रखी थी। आपका शुक्रिया, आर्यन ने चुपचाप बड़बड़ाया। वह अंदाजा लगा सकता था कि कुणाल को इसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी। यह एक पुश्तैनी राज था, जिसे कभी बाहरी लोगों को नहीं बताया जाना था। हालांकि आर्यन के हाथ में जो कॉपी थी, उसमें ऐसे गुप्त तरीके बनाए गए थे, जिनकी वजह से जब कोई रूहानी ऊर्जा के साथ पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक पढ़ लेता, तो पूरी किताब हवा में गायब हो जाती। लेकिन फिर भी ये बहुत कीमती थी। नवचक्र देव दानव शरीर का बाकी हिस्सा ढूंढने से पहले शरीर के अभ्यास की एक और सबसे बेहतरीन तकनीक का अभ्यास करना आर्यन के लिए बहुत जरूरी था। एक दिन बाद हुजू प्रांगण के अंदर गड़गड़ाहट की आवाजें लगातार आ रही थीं, और बारीक लोहे के टकराने जैसी एक आवाज गूंज उठी, जिससे धातु के धातु से टकराने की एक खनक पैदा हुई। यह आर्यन लोहा नहीं पीट रहा था, बल्कि वह अपनी बाएं और दाएं मुट्ठियों को एक साथ टकरा रहा था। वह अपने शरीर की अभी की ताकत का परीक्षण करना चाहता था। बूम! एक और जोरदार धमाका गूंज उठा। फिर आर्यन ने मुंह बनाया, अपनी छाती को पकड़े हुए और जमीन पर आधा झुका हुआ। मेरी ताकत काफी बढ़ गई है, और मेरे शरीर का कड़ापन भी बढ़ गया है। यान परिवार के शरीर के अभ्यास का ये तरीका सच में अच्छा है। आर्यन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। गोल्डन बेल ओवरलॉर्ड स्किल नवचक्र देव दानव शरीर से अलग है। ये कड़ेपन और जानलेवा होने पर जोर देती है। ठीक इसी वजह से जब कोई गोल्डन बेल ओवरलॉर्ड स्किल का अभ्यास करता है और इस तकनीक को चालू करता है, तो उसका शरीर धातु जैसा हो जाता है। हालांकि इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। जहां ताकत और शारीरिक बचाव में बढ़ोतरी होती है, वहीं ये लाजिमी तौर पर शरीर के तालमेल और लचीलेपन को कम कर देता है। केवल इसी बात में गोल्डन बेल ओवरलॉर्ड स्किल नवचक्र देव दानव शरीर से कमतर है। मेरे भौतिक शरीर को थोड़े समय में और बेहतर नहीं किया जा सकता है, और मेरी खून और ऊर्जा केवल कुदरती तरीके से ही आगे बढ़ सकती है। अभी केवल एक ही चीज है जो मेरी लड़ने की ताकत को बढ़ा सकती है, और वह है उठता हुआ द्वार। थोड़े आराम के बाद आर्यन ने कुछ पल के लिए सोचा, फिर पालथी मारकर बैठा और अपनी आंखें बंद कर लीं। इस पल आर्यन के दिमाग में सुनहरी चमक वाली उठती हुई सीढ़ी एक बार फिर दिखाई दी। सुनहरी सीढ़ी को घूरते हुए, जो किसी चमत्कार की तरह लग रही थी, आर्यन ने कुछ पल के लिए सोचा, एक गहरी सांस ली और ऊपर चढ़ना शुरू किया। आर्यन इस प्रक्रिया से वाकिफ था। और जैसे जैसे उसका खून और ऊर्जा और शारीरिक ताकत बढ़ती गई, उसे पहले जो दबाव महसूस होता था, वह फिर से कम हो गया। वह जानता था कि उठते हुए द्वार की दूसरी परत का उस पर असर कम होता जा रहा है। उसी समय वह ये भी समझ गया था कि जब वह इस दबाव वाली ताकत को महसूस करना पूरी तरह से बंद कर देगा, तो यह उसके लिए तीसरी परत में जाने का समय होगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, ना जाने कितनी बार चढ़ने के बाद आर्यन को अचानक आसपास की दबाव वाली ताकत पूरी तरह से गायब होती हुई महसूस हुई। लेकिन फिर पहले के चरम से भी 10 गुना ज्यादा मजबूत दबाव वाली ताकत वापस उफन पड़ी, जिससे उसे ऐसा लगा मानो वह पहली बार उठते हुए द्वार का अभ्यास करने के समय में लौट आया हो। उसकी रूह के कांपने और शरीर के चकनाचूर होने का एक एहसास उस पर हावी हो गया। आर्यन बिना हिले डुले, अपने दांत भींचे हुए कदम दर कदम चढ़ता रहा। आखिरकार आर्यन एक बार फिर चोटी पर पहुंच गया। इस पल अनगिनत सुनहरी चमक वाले टुकड़े एक बार फिर उसकी रूह की गहराइयों से निकले। इस पल भर में आर्यन की रूहानी ताकत पल भर में कई गुना बढ़ गई। तेनमिंग गुप्त तकनीक की तीसरी परत कामयाबी के साथ पार कर ली गई। अपनी आंखें खोलते हुए आर्यन की नजरों में एक शानदार रोशनी चमक उठी। उसके दिमाग के अंदर वह ठंडा एहसास एक बार फिर लौट आया। आर्यन को लगा कि उसकी समझ और उसकी 5 इंद्रियां कई गुना बढ़ गई हैं।
इतना ही नहीं, उसकी रूहानी ताकत में सुधार ने आर्यन को अपने खून और ऊर्जा को और भी ज्यादा आसानी से काबू करने में मदद की। अगर वह पहले किसी तेज चाकू की तरह था, तो अब वह आसानी से अपने खून और ऊर्जा की लहरों को दबा सकता था और अपनी आभा को छिपा सकता था। जहां तक खूबी वाले कणों के लिए उसकी समझ और लगाव की बात है, तो उन्हें भी एक और बढ़ावा मिला। बूम! एक आम से मुक्के के साथ आर्यन के आसपास की जगह मानो ढह गई। इस बात ने आर्यन को ठंडी हवा में हौंफने पर मजबूर कर दिया और उसे पूरी तरह से उत्साहित भी कर दिया। इस पल उसे पूरा यकीन था कि उसके खून और ऊर्जा की शुद्धता 8 गुना बढ़ गई है, और उसकी रूहानी ताकत भी पक्के तौर पर 8 गुना बढ़ गई है। यान परिवार की शरीर की तकनीक के साथ और गुरु से मिले उन 3 मैंड्रोला को खाने के बाद, साथ ही उठती हुई सीढ़ी की तीसरी परत को पार करने के बाद, मुझे लगता है कि मैं अजय हूँ। आर्यन कुछ हद तक अपने ही प्यार में हंसा, फिर हल्के से खांसा। कम से कम मेरी लड़ने की ताकत पक्के तौर पर 9 सितारा युद्ध सम्राट के स्तर तक पहुंच गई है, और यह एक जूनियर युद्ध देवता के बराबर होनी चाहिए। आर्यन ने अपनी मुट्ठी भींची, मन ही मन सोचते हुए। डॉट 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 डॉट। अगले दिन आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा युद्धक विमान, जिस पर आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय का प्रतीक चिन्ह बना था और जो 5 बड़े कॉलेजों के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले 128 जीनियस लोगों को ले जा रहा था, वह धीरे धीरे ऊपर उठा और संघ की राजधानी की तरफ तेजी से बढ़ गया। अध्याय 242 शाही राजधानी, वह कैसे हो सकता है? संघीय राजधानी, ये करोड़ों लोगों वाला एक बहुत बड़ा शहर है। संघ की राजधानी के तौर पर यह बाकी प्रांतों से ज्यादा खुशहाल और बड़ा है। और इस बार 5 बड़े कॉलेजों के टूर्नामेंट के सालाना बड़े आयोजन की वजह से इस खुशहाली में थोड़ी और जान आ गई थी। पूरी राजधानी लाल रंग और त्योहारों की सजावट से सजी हुई थी, और बड़े बड़े बिलबोर्ड विज्ञापन के बोर्ड 5 बड़े कॉलेजों के टूर्नामेंट की जानकारी से पटे पड़े थे। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर लोगों का तांता लगा हुआ था, और हवा में अलग अलग प्रांतों के लहजे में जोरदार बातचीत गूंज रही थी। जोरदार बातचीत हवा में गूंज रही थी। क्या तुमने सुना है? पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी का वेई रुओ पहले ही एक चरम 4 सितारा युद्ध सम्राट है, और सेना हमेशा से ही व्यवहारिक रही है। इस बार पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी पक्के तौर पर चैंपियनशिप जीतेगी। एक मजबूत बोली वाले एक आदमी ने अपने बगल वाले साथी से कहा। बिल्कुल सही, मैंने पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी की जीत पर 300,000 की शर्त लगाई है। आदमी के बगल वाले साथी ने सहमति में सिर हिलाया। वेई रुओ उसका आदर्श था। क्या पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी? दुनिया के सबसे टैलेंटेड जीनियस हमारी महान शाही राजधानी में हैं। शाही राजधानी युद्ध कला अकादमी का चू बोवेन, वह पिछले साल जूनियर के तौर पर पहले ही शीर्ष 10 में था। 1 साल के तजुर्बे और कड़ी मेहनत वाले अभ्यास के बाद उसकी ताकत बहुत पहले ही बाकी सभी अकादमियों से आगे निकल चुकी है। हलचल भरी भीड़ में किसी ने उन दोनों आदमियों की बातचीत सुनी और वह पलटकर जवाब दिए बिना नहीं रह सका। वह शाही राजधानी का ही रहने वाला था, जिसे इन बाहरी लोगों के सामने कुदरती तौर पर खुद को बेहतर समझने का एहसास था, और वह शाही राजधानी युद्ध कला अकादमी को लेकर गर्व और भरोसे से भरा हुआ था। तस्क, शाही राजधानी में ऐसा क्या महान है? निंग प्रांत में हमारी थंडर युद्ध कला अकादमी ने तुम्हें कभी नहीं हराया है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे भीड़ में बातचीत तेज होती गई, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने गृहनगर या अपनी पसंदीदा अकादमियों का समर्थन करने लगे। अरे, तुम ऐसा नहीं कह सकते, हम महान हैं। अगर तुम गंवारों में हिम्मत है तो यहाँ मत आओ, और अपने स्कूलों को मेरी महान शाही राजधानी में प्रतियोगिताओं के लिए मत आने दो। जिस आदमी ने अभी अभी शाही राजधानी युद्ध कला अकादमी के समर्थन में आवाज उठाई थी, उसने तुरंत पलटकर जवाब दिया, मानो किसी ने उसके पैर पर पैर रख दिया हो। शाही राजधानी युद्ध कला अकादमी ताकतवर है, और थंडर युद्ध कला अकादमी भी शानदार है, लेकिन वे अभी भी हमारी यूनाइटेड युद्ध कला अकादमी से थोड़ा पीछे हैं, है ना? ये बोलने वाली ये लीना थी, जिससे आर्यन एक बार पहले मिल चुका था। वह इस बार अपने शिक्षकों के साथ अपने स्कूल के सीनियर छात्रों का हौसला बढ़ाने और मदद के कामों को संभालने आई थी। आज उसे मुश्किल से कुछ खाली समय मिला था और वह शाही राजधानी में घूमने आई थी, लेकिन उसने दूसरों को दूसरे स्कूलों के बारे में डींगे हाँकते हुए सुना, लेकिन वे साफ तौर पर उनकी यूनाइटेड युद्ध कला अकादमी का जिक्र नहीं कर रहे थे। यूनाइटेड युद्ध कला अकादमी के पास बस बहुत पैसा और संसाधन है। हालांकि यह पुरानी है और कभी काफी शानदार हुआ करती थी, लेकिन अब यह आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय से केवल थोड़ी ही ज्यादा ताकतवर है। जिस आदमी ने अभी अभी शाही राजधानी युद्ध कला अकादमी के समर्थन में आवाज उठाई थी, उसने फिर से मजाक उड़ाते हुए पलटकर जवाब दिया, वह कुछ नहीं जानता। नाना, तुम उससे बहस क्यों कर रही हो? जैसे ही ये लीना पलटकर जवाब देने वाली थी, उसके बगल वाली औरत ने उसे उसकी बांह से खींच लिया। उन्हें बस घूमने के लिए कुछ खाली समय मिला था और बाद में उन्हें जरूरी काम निपटाने थे। वह सच में डर रही थी कि कहीं ये लीना यहाँ कोई परेशानी खड़ी न कर दे जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। आखिरकार यह शाही राजधानी थी, उनका अपना मैदान नहीं था,
और तो और 5 बड़े कॉलेजों का टूर्नामेंट बहुत करीब था और हर किसी की नज़रें शाही राजधानी पर टिकी थीं। अगर वे सच में कोई परेशानी खड़ी करते हैं तो न केवल वे अपने स्कूल को बदनाम करेंगे, बल्कि उन्हें गंभीर नतीजों का भी सामना करना पड़ेगा। असल में हाल ही में अपनी पसंदीदा अकादमी का समर्थन करने की वजह से इस तरह के कई विवादित झगड़े हुए हैं। इस वजह से शाही राजधानी पुलिस विभाग की जेलें मारपीट के मामलों के कारण खचाखच भरी हुई थीं। पुलिस विभाग के निदेशक इतने चिंतित थे कि वे खाना नहीं खा पा रहे थे और उनके पहले से ही कम बाल और भी कम हो गए थे। शाही राजधानी रेड बर्ड व्यायामशाला इंपीरियल कैपिटल रेड बर्ड जिम्नेजियम। ये पूरे संघ की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी व्यायामशाला है। संघ का हर बड़ा आयोजन यहीं होता है और 5 बड़े कॉलेजों का टूर्नामेंट भी इससे अलग नहीं है। इस पल लाखों लोगों के बैठने की जगह वाली यह बहुत बड़ी व्यायामशाला लोगों से खचाखच भरी हुई थी। अपनी अपनी अकादमियों का समर्थन करने वाले दर्शकों के बीच बड़े पैमाने पर होने वाले झगड़ों को रोकने के लिए संघ ने खास तौर पर गोल व्यायामशाला को 5 हिस्सों में बांट दिया था। मेजबान के तौर पर आयोजकों ने शाही राजधानी युद्ध कला अकादमी के प्रशंसकों को लाल रंग वाले हिस्से में इकट्ठा किया था। नीले रंग वाले हिस्से पर थंडर युद्ध कला अकादमी के प्रशंसकों का कब्जा था। यूनाइटेड युद्ध कला अकादमी, जो सबसे पुरानी अकादमियों में से एक है, उसने अपने प्रशंसकों के लिए मुख्य युद्ध के मैदान के रूप में पीले रंग वाले हिस्से को चुना। पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी ने अपना आम सैन्य हरा रंग चुना। बाकी बचे आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय ने काला रंग चुना। जगह को 5 हिस्सों में बांटने के अलावा जगह के बिल्कुल बीच में 64 बहुत बड़ी हवा वाली प्रोजेक्शन स्क्रीन, एयर प्रोजेक्शन स्क्रीन्स से घिरी एक गोल स्क्रीन थी, जिससे दूर बैठे दर्शकों के लिए देखना आसान हो गया था। उसी समय इस शानदार आयोजन का सीधा प्रसारण बड़े टीवी स्टेशनों और यहां तक कि ऑनलाइन चैनलों पर भी किया जाएगा। इस समय संघ द्वारा इसे बढ़ावा देने के लिए की जा रही कड़ी मेहनत साफ तौर पर यह बताती है कि वे एक बड़ा खेल खेल रहे हैं। काले रंग वाले खेमे के प्रतियोगियों के आराम करने वाले कमरे में ली वांग यू, जो आर्यन की तीसरी सीनियर बहन और आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय की लॉजिस्टिक्स मैनेजर मदद के काम संभालने वाली थी, वह आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय के छात्रों को गंभीरता से ध्यान रखने वाली बातों और आने वाली प्रक्रियाओं के बारे में हिदायत दे रही थी। यहां तक कि आने वाले दिनों में रोजमर्रा की जिंदगी के इंतजामों के बारे में भी। इस 5 बड़े कॉलेजों के टूर्नामेंट में कुल 738 प्रतियोगी हिस्सा ले रहे हैं। मुकाबला करने वाले बेहतरीन प्रतियोगियों को सही तरीके से चुनने के लिए इस बार संघ की पहली परीक्षा आमतौर पर होने वाली आमने सामने की लड़ाई नहीं है, बल्कि लड़ने की ताकत की एक सीमा है। ली वांग ने अपने हाथ लगी जानकारी को ब्लैक बोर्ड पर लिखा और कहा, टीचर ली, क्या ये खून और ऊर्जा के खंभे की जांच के जैसा है? दूसरे साल का एक छात्र पूछने से खुद को नहीं रोक पाया। अगर सच में ऐसा ही था तो वह पक्के तौर पर पहले राउंड में ही बाहर हो जाएगा। दूसरे नए छात्र, जो जानते थे कि वे केवल तजुर्बा हासिल करने के लिए ही वहां थे, वे भी थोड़ी चिंता महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। यह उसी के जैसा है, लेकिन ये पूरी तरह से केवल खून और ऊर्जा की जांच नहीं है, यह एक मिला जुला मूल्यांकन है। यही वजह है कि इस बार स्कूल न केवल खून और ऊर्जा के खंभे की जांच की मांग करता है, बल्कि व्यवहारिक युद्ध के मूल्यांकन की भी मांग करता है। ली वांग यू बोलते बोलते रुकी, फिर ब्लैकबोर्ड पर कुछ शब्द लिखे, 738 से 100 तक, और 100 के चारों ओर एक गहरा गोला बनाया। बिल्कुल सही। पिछले सालों के उलट चुनाव का पहला राउंड काफी मुश्किल है, लेकिन चूंकि उच्च अधिकारियों ने चुनाव के इस तरीके पर फैसला किया है, इसलिए हम केवल इसी के अनुसार ढल सकते हैं। पहले राउंड में 638 प्रतियोगियों को बिना किसी रहम के बाहर कर दिया जाएगा। परीक्षा की बारीकियां कुछ इस तरह हैं। आप आभासी खूंखार जानवरों को मारने के लिए एक आभासी उपकरण वर्चुअल डिवाइस में प्रवेश करेंगे। केवल 10 सितारा युद्ध सम्राट स्तर के खूंखार जानवरों को मारकर ही आप परीक्षा के पहले राउंड को पास कर सकते हैं और अखाड़े की लड़ाइयों के अगले राउंड में प्रवेश कर सकते हैं। ली वांग यू ने हर किसी की तरफ देखा, फिर उसकी नजरें शांत आर्यन पर पड़ी। उसने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और फिर आगे बोली, अगर पहले राउंड की छंटनी में 100 से कम लोग पास होते हैं, तो अखाड़े की लड़ाइयों के दूसरे राउंड में हिस्सा लेने वाले लोगों की गिनती नहीं बढ़ेगी। अगर 100 से ज्यादा लोग 10 सितारा युद्ध सम्राट स्तर के खूंखार जानवरों को मार देते हैं, तो प्रतियोगियों की गिनती 100 तक पहुंचने तक खूंखार जानवरों की गिनती कुछ समय के लिए बढ़ा दी जाएगी। क्या आप सभी समझ गए? ली वांग यू ने एक भौं उठाए और फिर से हर किसी की तरफ देखा। समझ गए। ... आराम करने की जगह के बाहर ये लीना, जिसने एक चमकने वाली वर्दी पहनी हुई थी जिस पर लीग सपोर्ट लिखा हुआ था, वो सम्मेलन हॉल के बीच में मौजूद बहुत बड़ी स्क्रीन पर प्रतियोगियों की सूची देख रही थी। उसके चेहरे के भावों में खोयापन और सदमा मिला हुआ था, क्योंकि सूची में उसने एक जाने पहचाने इंसान को देखा था। एक ऐसा जाना पहचाना इंसान जिसे उसने अभी कुछ ही समय पहले अपनी अकादमी के लिए बुलावा दिया था और भर्ती करने की कोशिश की थी। आर्यन, यह इत्तेफाक नहीं हो सकता है ना?
ये लीना की सबसे अच्छी दोस्त, जिसने ये लीना को आर्यन के बारे में बात करते हुए सुना था, उसने कुछ अविश्वास के साथ कहा। नहीं, सूची में उनके साल ग्रेड्स दिखाई दे रहे हैं। नए छात्रों के बीच मुझे नहीं लगता कि आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय में एक ही नाम और इतने दानव जैसे टैलेंट वाला कोई दूसरा इंसान हो सकता है। ये लीना ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे के भाव कुछ हद तक उलझे हुए थे। वह इंसान जिसे उसे कभी ऊपर देखना पड़ता था, कुछ ही महीनों बाद वह इस हद तक बढ़ गया था कि अब उसे ऊपर देखना पड़ रहा था। ये बहुत ज्यादा है। वह पहले केवल एक योद्धा था, अब वह 4 सितारा युद्ध सम्राट कैसे हो सकता है? ये लीना की सबसे अच्छी दोस्त को ये बताने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। वह हैरान थी और अभी भी कुछ हद तक अविश्वास में थी। जहां तक 4 सितारा युद्ध सम्राट से ऊपर की किसी भी चीज की बात है, तो उन्होंने इस बारे में सोचा भी नहीं था। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि कोई भी आम इंसान इस तरह नहीं सोचेगा। भले ही वह और ये लीना अकादमी में अंदरूनी आंगन इन अकॉर्ड के सबसे बेहतरीन जीनियस लोगों में से न हो, लेकिन फिर भी उन्हें जीनियस कहा जा सकता था। लेकिन युद्ध राजा तक पहुंचने के लिए उन्हें कितना समय लगा था, और यह इंसान असल में प्रतियोगियों की सूची में आ गया था। वह इंसान पक्के तौर पर अंदरूनी आंगन में दाखिल हो गया होगा। हर स्कूल के अंदरूनी आंगन के संसाधन हम बाहरी आंगन के छात्रों की तुलना में कहीं ज्यादा होते हैं। हालांकि मदद के कामों में कुछ वजहों से हमारे पास अच्छे संसाधन हैं, लेकिन अंततः हमारे टैलेंट और संसाधनों की तुलना अंदरूनी आंगन वालों से नहीं की जा सकती। ये लीना ने अपना सिर हिलाया और कुछ जज्बात के साथ कहा। नीले रंग वाले हिस्से में युआन लेई, जो थंडर युद्ध कला अकादमी के मदद के कामों को संभाल रहा था, उसने भी अपनी आंखें चौड़ी की, और ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। हालांकि ये लीना के उलट, उसका मानना था कि अकादमी ने केवल आर्यन को अहमियत दी थी और वह तजुर्बा हासिल करने के लिए आया था। आखिरकार 5 बड़े कॉलेजों का टूर्नामेंट सच में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगियों की गिनती और ताकत को सीमित नहीं करता था। कम से कम उनके स्कूल में एक सितारा युद्ध सम्राट के स्तर वाले कई ऊंचे रुतबे वाले बच्चों ने 5 बड़े कॉलेजों के टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। लेकिन फिर भी वह कुछ हद तक अविश्वास में था। जहां तक पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी के लियांगबू की बात है, शुरुआत के सदमे के बाद वह पछतावे से भर गया था और निराशा में अपनी छाती पीट रहा था। इस पल वह बहुत पछता रहा था। अगर वह उस समय आर्यन को पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी में ला पाता, तो भविष्य में सेना में देश का एक खंभा पक्के तौर पर सामने आता। अब सब कुछ खत्म हो गया था। ये केवल यही कहा जा सकता है कि चाहे वे कहीं भी हों, सैनिक, यहां तक कि सैन्य अकादमी के छात्र भी ज्यादातर अपने देश की सेवा के लिए समर्पित देशभक्ति का दिल रखते हैं। अध्याय 243 सभी तरफ से आए जीनियस। बैंग 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 डॉट 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 डॉट। दहाड़े गूंजने के साथ आसमान में आतिशबाजी फूट पड़ी, जो एक बहुत बड़ी आकाशगंगा की तरह चकाचौंध करने वाले नजारे से भर गई। बहुत बड़े खुले मंच पर सूट पहने एक लंबा सुडौल नौजवान और बैंगनी रंग के गाउन में एक खूबसूरत आकर्षक नौजवान लड़की सफेद धुंध के बीच मंच पर दिखाई दिए। यहां मौजूद और अपनी स्क्रीन पर देख रहे सभी दर्शकों को शुभ दोपहर। मैं आपका पुराना दोस्त, आपका होस्ट चू यांग हूं। आप सभी को नमस्ते, मैं आपकी होस्ट जियो टोंग हूं। सालाना 5 बड़े कॉलेजों का टूर्नामेंट आज आधिकारिक तौर पर शुरू हो रहा है। मुझे यकीन है कि हर साल इस समय आप सभी इस शानदार आयोजन को देखने के लिए उम्मीद और उत्साह के साथ आते हैं। पुरुष होस्ट मंच पर खड़ा था, एक आत्मविश्वासी और शांत बर्ताव के साथ उद्घाटन समारोह का संचालन कर रहा था। ये साफ था कि उसने 5 बड़े कॉलेजों के टूर्नामेंट की कई बार मेजबानी की थी। बिल्कुल सही, ये प्रतियोगी न केवल 5 बड़ी अकादमियों का गौरव हैं, बल्कि पूरी इंसानियत का गौरव और नायक भी हैं। शायद भविष्य में एक दिन वे हमारी रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे, या शायद वे पूरी इंसानियत की रक्षा के लिए टुकड़ों में कट जाएंगे। इसलिए हार या जीत की परवाह किए बिना वे हमेशा हमारे नायक, हमारा गौरव रहेंगे। आइए हम उनके लिए तालियां बजाएं और खड़े हों। महिला होस्ट जियो टोंग ने भी मंच का कोई डर नहीं दिखाया, एक सुंदर लेकिन जोशीली आवाज के साथ दर्शकों का मार्गदर्शन कर रही थी। ये कहना ही होगा कि इस औरत में सच में कुछ हुनर था। केवल कुछ ही शब्दों के साथ उसने शुरुआत में हलचल भरे और तनावपूर्ण शारीरिक शिक्षा केंद्र को पल भर में एक गंभीर और शांतिपूर्ण माहौल में बदल दिया। और उसने 5 बड़ी अकादमियों और हिस्सा लेने वाले सभी जीनियस लोगों की भी चतुराई से तारीफ की। बिल्कुल सही, आम लोगों के दिलों में, चाहे आप किसी भी स्कूल में जाते हो, आप इंसानियत के लिए योगदान दे रहे हैं और एक नायक हैं। तस्क तस्क, ये औरत कमाल की है। आर्यन ने अपनी जुबान चटकाई और मंच पर खड़ी उस महिला होस्ट को अनजाने में एक नए सम्मान के साथ देखने लगा। टीम की लीडर ली वांग्यू ने अपनी भौहें उठाईं और हल्की सी मुस्कान के साथ मजाक में कहा, क्या बात है जूनियर भाई, क्या तुम्हें उस औरत में दिलचस्पी है? क्या तुम्हारी सीनियर बहन को बाद में बैक स्टेज मंच के पीछे तुम दोनों का मेल मिलाप कराना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, तीसरी सीनियर बहन, मेरी उम्र क्या है? अभी शादी के बारे में बात करना बहुत जल्दी है। इसके अलावा वह औरत पक्के तौर पर मुझसे कई साल बड़ी होगी।
आर्यन अजीब तरह से हंसा और तेजी से अपना सिर हिलाया। उसकी तीसरी सीनियर बहन का स्वभाव काफी निडर और बेखौफ था, और वह सच में जाकर उसके लिए उस औरत के संपर्क की जानकारी मांग सकती थी। इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? उसे कम मत समझो। ये जियो टोंग तुमसे केवल 2 या 3 साल बड़ी है और उसने पिछले साल ही यूनाइटेड युद्ध कला अकादमी से ग्रेजुएशन किया है। अंदाजा लगाओ कि पिछले साल 5 बड़े कॉलेजों के टूर्नामेंट में उसकी रैंकिंग क्या थी। ली वांग यू मुस्कुराए, अब आर्यन को नहीं चिढ़ा रही थी, बल्कि मंच पर जियो टोंग को तारीफ की नजरों से देखते हुए बोली। शीर्ष 10। क्या ये औरत इतनी ताकतवर है? आर्यन ने अपनी आंखें सिकुड़ी, मंच पर खड़ी महिला होस्ट को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। छठा स्थान। वह ताकत और अपनी पृष्ठभूमि दोनों ही मामलों में बहुत अच्छी लड़की है। बस ली यूतोंग उससे थोड़ी कमजोर है। क्या तुम्हें दिलचस्पी है? अगर है, तो बस अपनी सीनियर बहन को बताओ। हालांकि सीनियर बहन की ताकत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कुछ जान पहचान है। ली वांग यू की आंखें और भी ज्यादा मुड़कर आधे चांद जैसी हो गईं। नहीं, सच में, सीनियर बहन। आर्यन ने बार बार अपना सिर हिलाया। वह सच में अपनी इस तीसरी सीनियर बहन से डरता था जिसे उसकी शादी की संभावनाओं में गहरी दिलचस्पी थी। डॉट 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 डॉट। अब आइए अपने प्रतियोगियों, अपने नायकों का मंच पर स्वागत करें। आइए उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। जैसे ही होस्ट चुयांग के शब्द खत्म हुए, लाखों लोगों के बैठने की जगह वाली रेड बर्ड व्यायामशाला में लहरों की तरह जोरदार तालियां गूंज उठीं। चलो नायकों, चलो मंच पर चलते हैं। ली वांग यू ने अपनी आधे चांद जैसी भौहें उठाईं और आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय के थोड़े घबराए हुए छात्रों को चिढ़ाया। सच में, उसकी इस मजाकिया चिढ़ के तहत, जो छात्र शुरुआत में घबराए हुए थे, वे इसके बजाय शांत हो गए। मंच पर, ली वांग यू और टीम की अगुवाई करने वाले बाकी गुरुओं ने, होस्ट के मार्गदर्शन में, सभी प्रतियोगियों को शारीरिक शिक्षा केंद्र में मौजूद दर्शकों के सामने सिर झुकाने के लिए कहा। ये सिर झुकाना उनके समर्थन करने वाले सभी प्रशंसकों और घर वापस जाने वाले लोगों को एक श्रद्धांजलि थी। पूरा उद्घाटन समारोह खत्म करने के बाद, सभी प्रतियोगी अपने टीम गुरुओं के साथ बैकस्टेज आराम करने की जगह पर लौट आए। इस बीच, सामने के मंच पर, संबंधित संघीय विभागों की मदद से अलग अलग अकादमियों की लॉजिस्टिक्स मदद करने वाली टीमें, आने वाले पहले राउंड की परीक्षा के लिए तेजी से तैयारी कर रही थी, और एक बहुत बड़ा आभासी वास्तविकता उपकरण भी तैयार कर रही थी जिसमें एक साथ 738 लोग आ सकते थे। बैकस्टेज आराम करने की जगह। हर अकादमी के सभी प्रतियोगी और टीम की अगुवाई करने वाले गुरु एक साथ इकट्ठा हुए, जिससे कुदरती तौर पर एक अलग ही नजारा पेश हो रहा था। ओह क्वान जी आन, मैंने सुना है कि तुम्हारी यूनाइटेड युद्ध कला अकादमी में एक जीनियस पैदा हुआ है। क्या वह जीनियस आया है? क्या उसने इस लीग में हिस्सा लिया है? ली वांग यू ने मजाक उड़ाते हुए यूनाइटेड युद्ध कला अकादमी के गुरु क्वान जी आन की तरफ देखकर मुस्कुराया। चूंकि वह एक जीनियस है, इसलिए वह कुदरती तौर पर आया है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे स्कूल के 5 बड़े जीनियस नहीं आए हों? लेकिन अगर वे नहीं आए तो यह आम बात है। आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय में आखिरकार जीनियस कम और सुंदरियों की भरमार है। सख्त चेहरे वाले क्वान जी आन ने ली वांग यू को एक बनावटी मुस्कान के साथ पलटकर जवाब दिया। हा 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 हा, आप सभी को दूसरे स्थान के लिए नहीं लड़ना चाहिए, इसमें लड़ने वाली क्या बात है? पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी के गुरु जुन जुएहाई जोर से हंस पड़े। इससे बाकी चारों अकादमियों के गुरुओं और छात्रों ने उसकी तरफ देखा। क्या मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है? सच कहूं तो, और मुझे तुम्हें निराश करने में कोई डर नहीं है, वेई रुओ, गुलियांग और गाओ जुओ सभी 8 सितारा युद्ध सम्राट के स्तर तक पहुंच गए हैं। तुम लोग इसका मुकाबला कैसे कर सकते हो? मेरी पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी तुम्हारे स्कूलों की तरह नहीं है, जहां व्यवहारिक युद्ध से ज्यादा सिद्धांतों को अहमियत दी जाती है और तुम केवल खून और ऊर्जा का अभ्यास करना जानते हो। तुम कैसे जीत सकते हो? इसलिए, मुझे लगता है कि बाद में किसी अजीब स्थिति से बचने के लिए हर किसी का जल्दी हार मान लेना ही बेहतर है। जुन जुएहाई ने चारों बड़ी अकादमियों के छात्रों और गुरुओं के नाखुश भावों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। बहुत घमंडी और आत्मविश्वासी तरीके से बर्ताव कर रहा था। पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी के छात्रों ने अपने चेहरे ढक लिए, ऐसा लग रहा था मानो वे देखे जाने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हों। वेई रुओ को पिछले साल चू बोवेन ने हरा दिया था। मुझे नहीं पता कि तुम किस बात का इतना घमंड कर रहे हो। शाही राजधानी युद्ध कला अकादमी की गुरु मिन मिन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। 8 सितारा युद्ध सम्राट मेरी थंडर युद्ध कला अकादमी में भी कई हैं। जुन जुएहाई, कौन जीतेगा या हारेगा, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। थंडर युद्ध कला अकादमी के गुरु लेई यान ने भी मजाक उड़ाया। ओह, तुम सभी के पास इतने सारे जीनियस हैं और कई 8 सितारा युद्ध सम्राट हैं। हमारे आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय के उलट, जो मामूली है और हर साल हमेशा आखिरी नंबर पर रहता है। ली वांग यू ने अपनी आंखें सिकुड़ीं, उसके चेहरे पर मजाक उड़ाने का भाव साफ दिखाई दे रहा था। 8 सितारा युद्ध सम्राट, क्या उसके आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय में कोई नहीं था?
बाकी सब बातों को किनारे रख दें तो उसका जूनियर भाई, जिसने अभी अभी अपने विश्वविद्यालय के पहले साल में प्रवेश किया था, वह पहले से ही एक 8 सितारा युद्ध सम्राट था, और वह भी एक शीर्ष स्तर का। जू तियांगांग, ली हाओबाई और फोंग बइयुन 8 सितारा युद्ध सम्राटों में और भी ज्यादा शानदार थे। उसे यकीन था कि भले ही आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय इस बार पहला स्थान न ले सके, लेकिन उनकी कुल रैंकिंग कम से कम दूसरे स्थान पर तो होगी ही। हर अकादमी के गुरु बातों की जंग में उलझे हुए थे, और पांचों गुटों के हिस्सा लेने वाले छात्रों ने भी दूसरी टीमों में मौजूद अपने प्रतियोगियों की तरफ देखा। उनकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। सभी प्रतियोगी ध्यान दें, सभी प्रतियोगी ध्यान दें, प्रतियोगिता आधे घंटे में शुरू होगी। कृपया खुद को तैयार कर लें। हर स्कूल की टीम का लीडर क्रम से अंदर जाएगा। अध्याय 244, एक ही वार में मौत। आर्यन, ऐसा लगता है 6 सितारा युद्ध सम्राट से भी बढ़कर है। आधे घंटे बाद एक बहुत बड़े पारदर्शी आभासी टर्मिनल, वर्चुअल टर्मिनल के अंदर 738 सीटें बड़े करीने से लगाई गई थीं। सीटों को 5 अलग अलग रंगों से 5 बड़े हिस्सों में बांटा गया था, और हर सीट का एक नंबर था, 001 से 738 तक। आर्यन का नंबर 707 था, ली हाओबाई का 32 और फोंग बइयुन का 39। जब आर्यन को अपना नंबर मिला तो उसने ली वांग्यू से पूछा कि क्या नंबर बेतरतीब ढंग से चुने गए थे। उसकी समझ में, अगर नंबरों को स्कूल के हिसाब से बांटा जाता तो इंतजाम करने में ज्यादा आसानी होती। मिसाल के तौर पर, शाही राजधानी युद्ध कला अकादमी मेजबान होने के नाते 1 से 127 तक होती, पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी 128 से 244 तक होती, और इसी तरह बाकी भी। हालांकि ली वांग्यू का जवाब, जिसमें एक छिपी हुई शरारती मुस्कान थी, उसने उसे कुछ कड़वी हंसी हंसने पर मजबूर कर दिया। उसका जवाब था कि यह एक मिला जुला नतीजा था जो 5 बड़ी अकादमियों के साझा समर्थन और बेहतरीन खिलाड़ियों की ताकत, साथ ही हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की पिछली कामयाबियों और बाकी बातों के आधार पर तय किया गया था। संक्षेप में, यह एक तरह की रैंकिंग, सीड रैंकिंग थी। पहले नंबर वाले के पास कुदरती तौर पर चैंपियनशिप जीतने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। रैंकिंग जितनी कम होगी, चैंपियनशिप जीतने की उम्मीद उतनी ही कम होगी। एक नए छात्र के रूप में आर्यन की कम रैंकिंग की 2 वजहें थीं। पहली, उसके पास प्रतियोगिता का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं था। दूसरी, किसी भी स्कूल में पहले और दूसरे साल के नए छात्रों की रैंकिंग आमतौर पर कम होती थी। और हाल के सालों में 5 बड़ी लीगों में आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। इसलिए स्कूल के कुल मिलाकर कमजोर प्रदर्शन की वजह से उसे 707वीं रैंकिंग दी गई थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि कुणाल और वरुण का इस नतीजे में कोई हाथ नहीं था। कम से कम उसे पक्का यकीन था कि दूसरी अकादमियों के खुफिया अधिकारी, जो अभी हिस्सा लेने वाले अलग अलग खिलाड़ियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, उन्होंने पक्के तौर पर उसके एक 4 सितारा युद्ध सम्राट की ताकत होने के शक की खबर दे दी होगी। जहां तक तलवार रक्षकों की बात है, हालांकि उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए एक एस लेवल के राज के तौर पर उससे जुड़ी कुछ जानकारी और कामयाबियों को जबरदस्ती छिपा दिया था। लेकिन तलवार रक्षकों के पास अभी भी दूसरी अकादमियों से लिए गए टैलेंट मौजूद होंगे। अगर उसने वरुण का स्वागत नहीं किया होता, तो उसका खौफनाक टैलेंट सीधे दूसरी अकादमियों के ऊंचे अधिकारियों के कानों तक पहुंच गया होता। गुरु और दूसरे सीनियर भाई कुछ बुरी चालें छिपा रहे हैं और अपना बदला लेने की योजना बना रहे हैं। आर्यन मन ही मन हंसा और जजों की सीटों की तरफ देखने लगा। जब उसने कुणाल को अपनी तरफ आंख मारते हुए देखा तो उसका शक और भी पक्का हो गया। आभासी टर्मिनल के अंदर आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सबसे अच्छी स्थिति बनाए रखी। चूंकि गुरु का इरादा उसके जरिए इन लोगों के चेहरों पर करारा तमाचा जड़ना था, तो एक शिष्य के रूप में उसे पक्के तौर पर उनका साथ देना था, जिससे आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय के लिए लंबे समय से दबी हुई निराशा भी बाहर निकल सके। 10, 9, 8 ... 1 प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। जैसे ही मशीनी इलेक्ट्रॉनिक आवाज खत्म हुई, बहुत बड़े पारदर्शी आभासी टर्मिनल पर लगी एक बड़ी स्क्रीन पर 738 तस्वीरें दिखाई दी, कुछ बड़ी, कुछ छोटी। स्क्रीन के बिल्कुल बीच में सी पोजीशन और सबसे बड़ी तस्वीर भी पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी के वेईरुओ की थी। उसके थोड़ा किनारे उसी आकार की एक और तस्वीर शाही राजधानी युद्ध कला अकादमी के चू बोवेन की थी, जिसने उसे पिछले साल की 5 बड़ी लीगों में बहुत कम अंतर से हराया था। जहां तक आर्यन की तस्वीर की जगह और आकार की बात है, वह तो ध्यान देने लायक भी नहीं थी। प्रतियोगिता शुरू हुई। हर प्रतियोगी के सामने का नजारा बदल गया और अलग अलग माहौल में तब्दील हो गया। वेईरुओ का नजारा एक रेगिस्तान था, चू बोवेन का पहाड़ियां थीं, ली हाओबाई का दलदल था और फोंग बइयुन का एक संकरी गली थी। जहां तक आर्यन की बात है, वह बर्फ और धुंध की दुनिया में था। बर्फ से ढके हुए एक चुभती हुई ठंडी हवा आर्यन के चेहरे से टकराई। उसने बाएं और दाएं देखा और बर्फ में छिपे हो सकने वाले खूंखार जानवरों की तलाश करने लगा। देखो, वह कौन है? उसने असल में एक ही वार में एक 4 सितारा युद्ध सम्राट स्तर के खूंखार जानवर को मार डाला।
अचानक बहुत बड़ी रेड बर्ड व्यायामशाला में हलचल मच गई। आभासी बड़ी स्क्रीन पर एक थोड़ी छोटी तस्वीर अचानक कुछ गुना बड़ी हो गई। तस्वीर में एक हरी लंबी तलवार पकड़े हुए एक नौजवान, जिसके चेहरे पर गंभीर भाव थे, पहाड़ से उतरते हुए किसी खूंखार बाघ की तरह अपनी तरफ झपट रहे खूंखार जानवर पर केवल एक ही वार किया। वह जानवर दर्द से चीखने लगा, रोशनी के कणों में बदल गया और घास के मैदान में गायब हो गया। नंबर 59 कौन है? वह वार कम से कम 7 सितारा युद्ध सम्राट के स्तर का होना चाहिए, है ना? एक उलझन में पड़े दर्शक ने अपने बगल वाले इंसान से पूछा। बकवास, वह वार कम से कम 8 सितारा युद्ध सम्राट के स्तर का है। वह शायद कम से कम एक शानदार 8 सितारा युद्ध सम्राट है। उसके बगल वाला दर्शक एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था। ये बूढ़ा आदमी कभी 6 सितारा युद्ध सम्राट था, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई और एक लड़ाई में उसने अपना एक पैर खो दिया, तो वह आगे की मोर्चेबंदी से रिटायर हो गया और आराम की जिंदगी जीने लगा। यह इंसान कौन है? मैंने पहले कभी इसके बारे में क्यों नहीं सुना? एक और दर्शक ने पूछा। यह इंसान जू तियानगांग है, आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय के अंदरूनी आंगन में चाकू युद्ध कला अकादमी का चैंपियन। किसी और ने जवाब दिया, साफ तौर पर कोई ऐसा इंसान जो आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। जल्दी देखो, वेई रुओ ने अपना वार किया है। ओह, चू बोवेन ने भी एक को तुरंत मार डाला। देखो, मेरी देवी, देवी कुई याओ की तलवार का वार सच में हैरान करने वाला है। देखो देखो देखो, वह मेरी थंडर युद्ध कला अकादमी का लेई झेंग है। पल भर में बहुत बड़ी आभासी स्क्रीन पर खूंखार जानवरों को मारने वाले अलग अलग जीनियस लोगों की तस्वीरें लगातार बड़ी होती गईं, लेकिन जल्दी ही उनकी जगह दूसरों की तस्वीरों ने ले ली। बस कुछ ही पलों में आभासी स्क्रीन की तस्वीरें, जो सभी नंबरों के हिसाब से लगी हुई थीं, वे लगातार बदलने लगीं। जिन खिलाड़ियों की खूंखार जानवरों को एक ही वार में मारने की क्षमता थी, उनकी तस्वीरें बड़ी होने लगीं और आगे आने लगीं। जिनकी ताकत थोड़ी कम थी, वे पीछे जाने लगे। ये निष्पक्षता के लिए था और इसलिए भी ताकि सभी दर्शक हर खिलाड़ी की ताकत को सच में समझ सकें, जो प्रणाली सिस्टम द्वारा अपने आप छांटने और तस्वीर लेने के जरिए हो रहा था। वरना 738 तस्वीरों के साथ 10 लोग भी चकरा जाएंगे और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में फर्क नहीं कर पाएंगे। कमाल है, यहाँ असल में 1 दर्जन से ज्यादा खिलाड़ी हैं जो 4 सितारा युद्ध सम्राट स्तर के खूंखार जानवरों को तुरंत मार सकते हैं। ये लोग पक्के तौर पर 8 सितारा युद्ध सम्राट होने चाहिए। तस्क 8 सितारा युद्ध सम्राट जिन्होंने अभी तक कॉलेज से ग्रेजुएशन भी नहीं किया है, ये कमाल की बात है। वे पक्के तौर पर भविष्य के युद्ध देवता हैं और केवल आम युद्ध देवता नहीं। आभासी बड़ी स्क्रीन पर लगातार बदलती तस्वीरों को देखते हुए मौके पर मौजूद लाखों दर्शक या तो उत्साहित थे, हैरान थे, गर्व महसूस कर रहे थे या सदमे में थे। हाँ, वह कौन है? खिलाड़ी नंबर 707, मैंने उसे पहले नहीं देखा। व्यायामशाला के ऊपर मौजूद बहुत बड़ी स्क्रीन पर बर्फ और धुंध से ढकी एक दुनिया में एक 4 पैरों वाला खूंखार जानवर, जो पूरी तरह से सफेद था और जिसकी आंखें गहरी लाल थीं, वह सख्त मोटी बर्फ के कवच से ढका हुआ था। किसी बहुत बड़े बर्फ के गोले की तरह वह काला चांद युद्ध की तलवार पकड़े हुए आर्यन की तरफ तेजी से गिरा। हालांकि आर्यन ने बस अपनी तलवार निकाली और वार किया, और बीच हवा में एक तेज बिजली से भरी तलवार की रोशनी दिखाई दी। एक चटकने की आवाज के साथ ठोस बर्फ चकनाचूर हो गई और बीच हवा में मौजूद बहुत बड़ा बर्फ का गोला मानो कटकर खुल गया और लाल खून हर तरफ छलकने लगा। धप, बैंग, 2 धप की आवाजें आई क्योंकि 4 सितारा युद्ध सम्राट स्तर का बर्फ का जानवर 2 हिस्सों में कटकर विशाल सफेद बर्फ की जमीन पर गिर पड़ा, फिर रोशनी के कणों में बदलकर गायब हो गया। हिस, हे भगवान, एक ही वार में मौत। मैंने तो ये भी नहीं देखा कि उसने अपनी तलवार कैसे निकाली। यह इंसान भी शायद एक 8 सितारा युद्ध सम्राट है। पूरी रेड बर्ड व्यायामशाला के अंदर लाखों दर्शकों ने एक साथ हौंकते हुए गहरी सांस ली। और मदद के कामों लॉजिस्टिक्स सपोर्ट में लगी ये लीना, बड़ी स्क्रीन पर यह नज़ारा खाली आंखों से घूरती रही। उसकी आंखें चौड़ी थीं और लंबे समय तक उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बाकी दर्शकों को तो नहीं पता था, और वे आर्यन को बस एक ऐसा ताकतवर युद्ध सम्राट मान रहे थे जिसके बारे में उन्होंने पहले नहीं सुना था, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि आर्यन को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा था। ना, यह मुमकिन नहीं हो सकता। ये लीना के बगल में मौजूद उसकी सबसे अच्छी दोस्त की आंखें भी चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा सदमे से भरा था। उतने ही हैरान युआन लेई और लियांग वो भी थे, और यहाँ तक कि आर्यन को स्कूल में भर्ती करने वाली निंग जिंग का मुंह भी खुला का खुला रह गया। हालांकि स्कूल के अंदरूनी चुनाव के दौरान उसने अंदाजा लगाया था कि आर्यन की ताकत शायद 6 सितारा युद्ध सम्राट के स्तर तक पहुंच गई होगी, लेकिन जब बात असली लड़ाई की आई, तो अपनी आंखों से देखने का सदमा खून और ऊर्जा के खंभे की जांच की तुलना में कहीं ज्यादा था। और ऐसा लग रहा था कि आर्यन केवल 6 सितारा युद्ध सम्राट नहीं था। अध्याय 245, पहली टीम ने किया पार।
जजों के पैनल पर न केवल 5 बड़ी अकादमियों के प्रधानाचार्यों और उप प्रधानाचार्यों की, बल्कि संघ के ऊंचे अधिकारियों की आंखें भी फड़क रही थीं और उनके चेहरों पर हैरानी के भाव थे। आभासी बड़ी स्क्रीन पर ऐसा नहीं था कि आर्यन से ज्यादा शानदार प्रदर्शन नहीं थे, जूतियांगांग की तलवार का वार भी उतना ही हैरान करने वाला था। हालांकि एक ही वार में 4 सितारा युद्ध सम्राट खूंखार जानवर को मारने की काबिलियत रखने वाले ये दर्जनों लोग सभी आखिरी साल के छात्र थे। उनमें से कई तो पुराने खिलाड़ी भी थे जो पिछले साल भी आए थे और अच्छा प्रदर्शन किया था। और अब पहले साल का एक बच्चा इतना शानदार प्रदर्शन कर सकता है, वे हैरान कैसे नहीं हो सकते थे। कुणाल, मैंने सुना है कि तुमने हाल ही में पहले साल के एक नए छात्र को अपना निजी शिष्य बनाया है। क्या ये नंबर 707 आर्यन हो सकता है? थोड़े मोटे एक बूढ़े आदमी ने कुछ दूर बैठे कुणाल से पूछा, उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक थी। हाँ, वही है, मेरा 5वां और आखिरी शिष्य। अफसोस, मेरा ये शिष्य बहुत होनहार नहीं है, वह बस कुछ ज्यादा ही जल्दबाज है। मैंने उसे पहले ही कहा था कि वह अपने अभ्यास पर ध्यान दे और तजुर्बा हासिल करने के लिए अपने तीसरे साल में आए और अपने आखिरी साल में अच्छी रैंकिंग के लिए कोशिश करे। लेकिन ये बच्चा बहुत छोटा और महत्वाकांक्षी है, उसका कहना है कि हाई स्कूल के बाकी प्रतियोगी कुछ खास नहीं हैं और उसे अपने तीसरे साल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वह मुझे दिखाने के लिए अपने पहले साल में ही रैंकिंग हासिल कर सकता है। इसलिए उसने लीग में हिस्सा लेने की जिद की। किस्मत से उसने अच्छा प्रदर्शन किया और खुद को बहुत ज्यादा शर्मिंदा नहीं किया। कुणाल ने 5 बड़ी अकादमियों और संघ के प्रधानाचार्यों और ऊंचे अधिकारियों के हैरान और हक्के बक्के चेहरों को देखा। वह अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे, लेकिन उन्होंने सच्चे पछतावे और बेबसी का भाव दिखाया। इस बात ने आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय के प्रधानाचार्य अध्यक्ष लियू होन की आंखें फड़का दी। इसने बाकी सभी जजों को भी अंदर ही अंदर कुणाल को बेशर्म कहकर कोसने पर मजबूर कर दिया। ओह, वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे स्कूल से किसी के पोते ने भी लीग में हिस्सा लिया है। उसका नंबर क्या था? कुणाल को अचानक कुछ याद आता हुआ लगा। उन्होंने विषय बदलते हुए पहले वाले थोड़े मोटे बूढ़े आदमी से पूछा। बूढ़े जिन, उसका पोता तुम्हारे शिष्य की तरह नहीं है, वह केवल कुछ तजुर्बा हासिल करने और खुद को मजबूत करने के लिए यहाँ आया है। बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो। उस थोड़े मोटे बूढ़े आदमी का लहजा बेपरवाह था, लेकिन उसी पल उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया, क्योंकि बड़ी स्क्रीन के बिल्कुल दाईं तरफ बाहर होने वालों की सूची चमकने लगी। बाहर होने वाला सबसे पहला इंसान जिन्हे था, जो थंडर युद्ध कला अकादमी के अकादमिक मामलों के डीन जिंटू का पोता था, जिसका नंबर 698 था। बेकार, थोड़े मोटे बूढ़े आदमी ने उदास चेहरे के साथ धीमी आवाज में गाली दी और अपना सिर घुमाकर जिंटू की जगह की तरफ देखा। वह थोड़ा नाराज महसूस कर रहा था। इस पल जिंटू का चेहरा भी थोड़ा खौफनाक था। किसने सोचा होगा कि उसका पोता, जो आमतौर पर काफी अच्छा प्रदर्शन करता था, वह सबसे पहले बाहर हो जाएगा। हालांकि वह जानता था कि 5 बड़े कॉलेजों के टूर्नामेंट में, जहां जीनियस इकट्ठा होते थे, जिन्हें कुछ खास नहीं था। इसलिए उसने उसके लिए तजुर्बा हासिल करने और अपना नजरिया बढ़ाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन जिन्हें, जो पहले ही 2 सितारा युद्ध सम्राट की ताकत तक पहुंच चुका था, उसे कम से कम सबसे पहले बाहर तो नहीं होना चाहिए था, है ना? कोई केवल यही कह सकता है कि जिन्हें की किस्मत खराब थी। आर्यन को तो लड़ने के लिए खूंखार जानवर भी नहीं मिल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जिन्हें का एक साथ 3 जानवरों से सामना हो गया। हालांकि क्योंकि उसका रैंकिंग नंबर बहुत पीछे था, इसलिए मारे जाने पर उसका कोई खास नजदीकी शॉट नहीं दिखाया गया। इसके बजाय उसकी छोटी स्क्रीन काली हो गई और फिर आभासी बड़ी स्क्रीन के दाईं तरफ ग्रे रंग के अक्षरों की एक लाइन दिखाई दी। नंबर 698 थंडर युद्ध कला अकादमी पहला साल जिन्हें बाहर। ओह, सच में कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकता। स्क्रीन पर अचानक दिखाई देने वाली बाहर होने वालों की सूची को देखकर कुणाल लगभग हंस पड़े। और थंडर युद्ध कला अकादमी के अलावा बाकी हाई स्कूलों के जजों के चेहरों पर भी अलग अलग भाव थे। वे अपनी मुस्कान रोक रहे थे और थोड़े अजीब लग रहे थे। रेड बर्ड व्यायामशाला, बहुत बड़े आभासी टर्मिनल के ऊपर बहुत बड़ी स्क्रीन लगातार बदल रही थी। धीरे धीरे स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की तस्वीरें एक तय तरीके से बड़ी होने लगीं। कुल 16 स्क्रीन थी, जिन्होंने स्क्रीन के बीच के ज्यादातर हिस्से को घेर लिया था। जब भी मारने का कोई नजदीकी शॉट दिखाई देता, तो इन 16 स्क्रीन पर वे सभी एक ही वार में की गई हत्याएं होती थी, और हर एक 8 सितारा युद्ध सम्राट के स्तर को भी दिखा रही थी। उसी समय सबसे अलग और अनूठे नंबर 707 को छोड़कर बाकी 15 स्क्रीन वाले प्रतियोगियों के नंबर 80 से पहले के थे। और इस तरह की एक साफ नजर आने वाली खास बात ने तुरंत हर किसी के मन में अंदाजे लगाने शुरू कर दिए। चाहे वह रेड बर्ड व्यायामशाला में मौजूद लाखों दर्शक हों, घर पर अपने टीवी के सामने बैठे दर्शक हों, या टर्मिनल स्क्रीन पकड़े हुए दर्शक हों, वे सभी इस पर जोरदार चर्चा कर रहे थे। आर्यन के बारे में अनगिनत पोस्ट, यहां तक कि उसकी पिछली जानकारी खोदने वाले पोस्ट भी मंचों फोरम्स पर भर गए। उनमें से प्रतियोगी नंबर 707 के बारे में अंदाजे और अटकलें नाम की एक पोस्ट पर सबसे ज्यादा टिप्पणियां थीं।
हेवनली सिल्कवर्म टोमेटो। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार इस बार के नंबर ऊंचे अधिकारियों द्वारा प्रतियोगियों की ताकत, पिछली लड़ाई की कामयाबियों और बाकी बातों के मिले जुले मूल्यांकन के आधार पर तय किए गए थे। दूसरे शब्दों में, प्रतियोगी जितना ज्यादा ताकतवर होगा, उसका नंबर उतना ही कम होगा। प्रतियोगी नंबर 707 पहले साल का छात्र है और उसके पास पिछली लड़ाई की कोई कामयाबी नहीं है, यही वजह है कि उसका नंबर इतना पीछे है। आई डोंट ईट डट। क्या ये जानकारी भरोसेमंद है? मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि जो लोग एक ही बार में 4 सितारा सम्राट स्तर के खूंखार जानवर को तुरंत मार सकते हैं, वे सभी शीर्ष 16 में नहीं हैं। जू तियानगांग नंबर 59 और गाओ फैन नंबर 80 दोनों ही 50 के बाद आते हैं। डिवाइन स्टिक नंबर 1, पहली मंजिल वाले ने जो कहा वह भरोसेमंद है। नंबरों की रैंकिंग केवल एक अंदाजे के लिए है। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार नंबर 707 वाला ये प्रतियोगी जिसका नाम आर्यन है, वह इस साल केवल पहले साल का छात्र है। इसलिए इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि वह एक 8 सितारा युद्ध सम्राट नहीं है, बल्कि एक 6 सितारा युद्ध सम्राट है, केवल इसलिए क्योंकि वह पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी के उन लोगों की तरह ही एक व्यवहारिक लड़ाकू प्रैक्टिकल कॉम्बेटेंट है। दूसरी बात, यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी है और बर्फ और धुंध का माहौल इत्तेफाक से उसके लिए लड़ाई का मुख्य मैदान है, जहां उसे इन खूंखार जानवरों पर फायदा मिलता है। आखिरकार, उसकी उम्र भी एक वजह है। एक जीनियस कोई दानव नहीं होता। यहां तक कि एक जीनियस को भी अभ्यास के लिए समय चाहिए। वह अपने पहले साल में ही 8 सितारा युद्ध सम्राट कैसे हो सकता है? आई एम नॉट अ रोबोट, जोर एक। किंग्स सन, जोर एक। ग्रेट एनलाइटनमेंट, जोर एक। डॉट डॉट डॉट। लिटिल गान गो, बकवास। तुम लोग क्या जानते हो? नंबर 707 अजेय है। अगर नंबर 707 8 सितारा युद्ध सम्राट नहीं है, तो मैं सिर के बल खड़े होकर अपने बाल धोते हुए लाइव स्ट्रीम करूंगा। शेडो लेजेंड, 8 सितारा युद्ध सम्राट जोड़ एक। दू शियाओ सियाओ बिंग। अगर वह 8 सितारा युद्ध सम्राट नहीं है, तो मैं उल्टा लटक कर गू खाऊंगा। डॉट डॉट डॉट। मंच फोरम पर धमाका हो गया और रेडबर्ड व्यायामशाला भी उतनी ही जीवंत थी। लेकिन इस जीवंतता के बावजूद, तलवार रक्षकों के अलावा, जो आर्यन की पृष्ठभूमि और उसके प्रशंसकों को सच में जानते थे, जो पहले से ही उसके अंधे दीवाने बन चुके थे, ज्यादातर लोग अभी भी डिवाइन स्टिक नंबर 1 से काफी हद तक सहमत थे। उनका मानना था कि आर्यन एक 6 सितारा युद्ध सम्राट होना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा हाल ही में बना एक 7 सितारा युद्ध सम्राट। 10,000 जानवरों के कबीले के मुख्यालय के अंदर अपने सामने मौजूद टर्मिनल को देखते हुए लिवानहे के हाथ लगभग धुंधली परछाइयों में बदल गए, क्योंकि वह लगातार आभासी वर्चुअल प्रोजेक्शन पर थपथपा रहा था। छोटे गान, उन्होंने असल में कहा कि मेरे लिए भाई केवल एक 6 सितारा युद्ध सम्राट हैं। देखो मैं इन बेवकूफों को कैसे भूनकर मारता हूं। तलवार रक्षक मुख्यालय। सुनची ने डू बिंग की तरफ सदमे वाले भाव से देखा। अरे, मुझे ऐसे मत देखो। क्या तुम्हें नहीं पता कि बॉस किस स्तर पर हैं? गू खाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। थोड़े दुबले पतले डू बिंग ने सुनची की नजरों से चुभन महसूस करते हुए हल्के से खांसा और कहा। रोंगयू, जो लाइव प्रसारण भी देख रही थी, वह हल्की सी मुस्कुराई। रेडबर्ड व्यायामशाला के अंदर ली वांगयू ने अपने आसपास के अंदाजा लगाने वाले दर्शकों और खौफनाक चेहरों वाले टीम लीडरों को देखा और अंदर ही अंदर हंसे बिना नहीं रह सकी। दूसरों को आर्यन की असली ताकत नहीं पता थी, लेकिन वह जानती थी। उसका ये जूनियर भाई न केवल एक असली 8 सितारा युद्ध सम्राट था, बल्कि उसने पहले भी कई बड़े काम किए थे। उसका अंदाजा था कि इस लीग के बाद उसका जूनियर भाई मशहूर हो जाएगा और हर कोई उसे जानने लगेगा। लेकिन क्या आर्यन सच में केवल 8 सितारा युद्ध सम्राट के स्तर पर ही था? 15 मिनट बाद आभासी बड़ी स्क्रीन पर एक के बाद एक नजदीकी तस्वीरें सफेद रोशनी में बदलने लगी, फिर नंबर वाले अक्षरों में बदल गईं, जो बड़ी स्क्रीन के बीच से गायब होकर बड़ी स्क्रीन के बिल्कुल बाईं तरफ के हिस्से में फिर से दिखाई देने लगी। नंबर 005 शाही राजधानी युद्ध कला अकादमी, चौथा साल लिनजिंगजियान पार किया। नंबर 001 पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी, चौथा साल वेईरुओ पार किया। नंबर 002 शाही राजधानी युद्ध कला अकादमी, चौथा साल चुबोवेन पार किया। नंबर 059 आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय, चौथा साल जूतियांगांग पार किया। डॉट डॉट डॉट। नंबर 707 आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय, पहला साल आर्यन पार किया। डॉट डॉट डॉट। रेडबर्ड व्यायामशाला के अंदर जब वहां मौजूद दर्शकों ने पार करने वाले प्रतियोगियों की चमकती हुई सूची देखी, तो वे हौंकते हुए गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सके। नंबर 707 आर्यन, जो पहले साल का छात्र था, उसने सच में 15 मिनट के भीतर यह स्तर पार कर लिया था, और बाकी 15 सीनियर छात्रों के साथ, जो सभी कम से कम शीर्ष 80 में नंबरों वाले 8 सितारा युद्ध सम्राट थे, पार करने वाली पहली टीम बनाई थी। एक और आधा घंटा बीत गया। बहुत बड़ा पारदर्शी आभासी टर्मिनल आखिरकार रुक गया। प्रतियोगिता खत्म हो गई।
कुल 139 प्रतियोगियों ने कामयाबी के साथ 10-4 सितारा सम्राट स्तर के खूंखार जानवरों को मार डाला था। हालांकि इस शर्त के कारण कि केवल शीर्ष 100 लोग ही मूल्यांकन के अगले राउंड के लिए योग्यता हासिल करेंगे, इसलिए अंतिम पार करने वाले प्रतियोगियों को उनके समय की रैंकिंग के अनुसार छांटा गया। अंततः पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी से 23, शाही राजधानी युद्ध कला अकादमी से 22, थंडर युद्ध कला अकादमी से 19 और यूनाइटेड युद्ध कला अकादमी से 21 कामयाब प्रतियोगी चुने गए। दूसरी तरफ आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय से 15 प्रतियोगी चुने गए। हिस चरमराने की आवाज, भाप उठने की एक आवाज सुनाई दी और बहुत बड़ा पारदर्शी आभासी टर्मिनल धीरे धीरे खुल गया। टर्मिनल के अंदर कुल 738 प्रतियोगियों के चेहरों पर अलग अलग भाव थे। कुछ उत्साहित थे, कुछ निराश थे, कुछ के चेहरे खौफनाक थे और कुछ पानी की तरह शांत थे। हालांकि जब उन्होंने ऊपर देखा और बहुत बड़ी स्क्रीन पर पार करने वाले प्रतियोगियों की सूची देखी तो उनके दिमाग में एक साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उन सभी की आंखें चौड़ी हो गईं, ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो और अपनी नजरें आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय के काले इलाके में सीट नंबर 707 की तरफ मोड़ लीं। एक नया छात्र नंबर 707 पार किया, और पार करने वाली पहली टीम में क्या किसी ने धोखा किया था या आभासी उपकरण में कोई परेशानी थी? वहां मौजूद सभी जीनियस लोग आर्यन को चौड़ी आंखों से घूर रहे थे। अध्याय 246 अखाड़े पर हमला और बचाव। अगली सुबह बहुत बड़ी रेडबर्ड व्यायामशाला पहले से ही लोगों से खचाखच भरी हुई थी। न केवल लाखों दर्शक समय से पहले ही जगह पर पहुंच गए थे, बल्कि जगह के बाहर का बहुत बड़ा चौक भी और ज्यादा लोगों से भरा हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आसमान में ऊंचा प्रोजेक्ट किया गया प्रोजेक्टेड रेडबर्ड व्यायामशाला का बहुत बड़ा स्क्रीन पूरी शाही राजधानी को ढके हुए था। हालांकि करीब से देखने और महसूस करने के लिए, अपने आदर्शों को देखने के लिए, उन दूर के वजूदों को जिन्हें वे अपनी जिंदगी में कभी नहीं छू सकते थे, बहुत से लोग, जिनमें स्थानीय लोग और बाहर से आए सैलानी दोनों शामिल थे, वे रेडबर्ड व्यायामशाला के बाहर बड़े चौक पर देखने के लिए उमड़ पड़े। जगह के अंदर व्यायामशाला के बीचों बीच 4 बहुत बड़े अलॉय मिश्र धातु के मंच खड़े थे। इन चारों अलॉय के मंचों में से हर एक पर 3 थोड़े छोटे अलॉय के अखाड़े थे। चारों अलॉय के मंचों के बीच के हिस्से को जोड़ता हुआ एक बेलनाकार सिलिंड्रिकल मंच था। अलॉय के मंचों के बाहर किसी भी समय बचाव के लिए तैयार लॉजिस्टिक्स मदद संभालने वाले कर्मचारी और संघ के सबसे बेहतरीन चिकित्सा सहायता कर्मचारी मौजूद थे। मंच पर होस्ट चू यांग और जियोटोंग पहले ही माइक्रोफोन पकड़े हुए थे, कल की योग्यता सूची और आज की आगे बढ़ने की प्रक्रिया के बारे में बता रहे थे। प्रतियोगिता का जबरदस्त और रोमांचक दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। 5 बड़े कॉलेजों के टूर्नामेंट की आयोजन समिति के फैसले के बाद दूसरे राउंड की प्रतियोगिता की प्रक्रिया इस तरह है। दूसरे राउंड की आगे बढ़ने की योग्यता के लिए हमला बचाव अखाड़ा प्रणाली अपनाई जाएगी। हमला बचाव अखाड़ा प्रणाली को 4 समूहों में बांटा गया है, ए, बी, सी और डी, और हर समूह में 25 प्रतियोगी हैं। जिन प्रतियोगियों ने कल पहला राउंड पास किया था, वे पर्ची निकालकर अपना समूह तय करेंगे। ध्यान देने वाली एक बात यह है कि क्योंकि कल के पहले स्तर के खास प्रतियोगियों ने बाकी प्रतियोगियों की तुलना में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, निष्पक्षता बनाए रखने और खास प्रतियोगियों को बहुत जल्दी आपस में भिड़ने से रोकने के लिए आयोजन समिति ने कुछ समय के लिए एक और पाबंदी जोड़ दी है। पहले स्तर के 16 खास प्रतियोगी लाल पर्चियां निकालेंगे और हर समूह में बेतरतीब ढंग से 4 को चुना जाएगा। हर समूह में 3 अखाड़े होंगे और तीनों अखाड़ों के मालिक इस राउंड में आगे बढ़ने की योग्यता हासिल करेंगे। जियोटोंग ने चारों बड़े अलॉय के मंचों पर मौजूद 3 थोड़े छोटे अलॉय अखाड़ों की तरफ इशारा करते हुए एक साफ आवाज में दर्शकों को समझाया। अब मैं प्रतियोगिता के दूसरे राउंड के आधिकारिक तौर पर शुरू होने का ऐलान करता हूं। चू यांग ने समय देखा, माइक्रोफोन उठाया और कहा, डोंग। इस पल पूरी रेडबर्ड व्यायामशाला से एक साफ घंटी की आवाज गूंजी, जो युद्ध कला प्रतियोगिता के आधिकारिक तौर पर शुरू होने का संकेत देने वाली घंटी थी। गंभीर और शानदार। जैसे ही घंटी बजी, सभी प्रतियोगी मंच पर चढ़ने लगे और इस आयोजन के जज के तौर पर काम करने वाले 5 बड़ी अकादमियों के प्रधानाचार्य और ऊंचे अधिकारी, साथ ही संघ के ऊंचे अधिकारी भी एक एक करके मंच पर चढ़ गए। उसके बाद पर्चियां निकालने का काम शुरू हुआ। प्रतियोगी 001 वेई रुओ, समूह बी। प्रतियोगी 002 चू बोवेन, समूह डी। प्रतियोगी 003 हुआ सीयू, समूह सी। प्रतियोगी 03 दोली हाओबाई, समूह डी। प्रतियोगी 039 फॉन्ग बई ह्युन, समूह ए। प्रतियोगी 059 जू तियानगांग, समूह ए। प्रतियोगी 080 गाओडान, समूह सी। प्रतियोगी 707 आर्यन, समूह ए। जल्दी ही सभी 100 प्रतियोगियों को उनके समूह कार्ड मिल गए। आर्यन ने समूह ए के कार्ड पर एक नजर डाली, फिर फॉन्ग बईयुन और जू तियानगांग को अपनी तरफ देखते हुए पाया। आर्यन ने बस अपना हाथ उठाया, अपना समूह ए का लाल कार्ड दिखाया और ए नंबर वाले अलॉय मंच की तरफ चल दिया।
738 से 100, 100 से 12। इस साल का 5 बड़े कॉलेजों का टूर्नामेंट थोड़ा क्रूर है। व्यायामशाला की पहली कतार में वीआईपी खास मेहमान वाले हिस्से में एक बेतरतीब दाढ़ी वाले अधेड़ उम्र के इंसान ने अपना सिर खुजलाया और बड़बड़ाया, अगर यह क्रूर नहीं है तो कोई और रास्ता नहीं है। पैतृक तारे पर हालात अब उथल पुथल वाले हैं और 10,000 जानवरों का कबीला ईमानदारी नहीं दिखा रहा है। इसके अलावा वे छिपी हुई लोमड़ियां धीरे धीरे अपनी पूंछ दिखा रही हैं। अगर संघ बदलाव नहीं करता है तो मुझे डर है। अधेड़ उम्र के इंसान के बगल में पीछे की तरफ कंघी किए हुए बालों वाले एक अच्छे कपड़े पहने हुए अधेड़ उम्र के इंसान ने धीमी आवाज में जवाब दिया। सच है, पालने में पलने वाले फूल कभी सच में बड़े नहीं हो सकते। बेतरतीब दाढ़ी वाले अधेड़ उम्र के इंसान ने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि चू परिवार की वह नौजवान लड़की 5 बड़ी अकादमियों में गई थी। उसने इस प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों नहीं लिया? पीछे की तरफ कंघी किए हुए बालों वाले अधेड़ उम्र के इंसान को कुछ याद आता हुआ लगा और उसने अपनी दाईं तरफ बैठी खूबसूरत औरत से पूछा। अफसोस, वह लड़की और उसके माता पिता के बीच अंततः कुछ दूरियां आ गईं। वह चुपके से अकेले ही आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय भाग गई। खूबसूरत औरत ने बेबसी से अपना सिर हिलाया लेकिन अंततः कुछ नहीं कहा। आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय की बात करें तो उस लड़के के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये देखकर कि वह खूबसूरत औरत कुछ और नहीं कहना चाहती थी, पीछे की तरफ कंघी किए हुए बालों वाले अधेड़ उम्र के इंसान ने और जोर नहीं डाला। इसके बजाय उसने आर्यन के बारे में पूछा। हमने जांच की है, उस पर मुंह परिवार के साथ कोई संबंध होने का शक है, लेकिन ज्यादातर सुराग काट दिए गए हैं। खूबसूरत औरत ने कुछ पल के लिए सोचा, फिर उसे मिली जानकारी को उजागर किया। मुंह परिवार, मुंह शिंग शुए। बेतरतीब दाढ़ी वाला अधेड़ उम्र का इंसान अचानक थोड़ा हक्का बक्का रह गया। हम पूरी तरह से पक्का नहीं कह सकते, लेकिन बाज हॉक इस बात की पुष्टि कर सकता है कि ऐसा लगता है कि A1 और A2 का आर्यन के साथ संपर्क था। खूबसूरत औरत ने बाएं और दाएं देखा, फिर से बोली, A1, A2। पीछे की तरफ कंघी किए हुए बालों वाले अधेड़ उम्र के इंसान ने अचानक भौहें सिकुड़ी। आर्यन के बारे में बात करना बंद करो। आर्यन का मुंह परिवार से कोई संबंध नहीं है। तुम्हें इस बच्चे की जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। भेजे गए कर्मचारियों को वापस बुला लो। बेतरतीब दाढ़ी वाले अधेड़ उम्र के इंसान की बाईं तरफ बैठे बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें सिकुड़ी और ठंडेपन से उनसे कहा। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर खूबसूरत औरत का शरीर कांप उठा और बेतरतीब दाढ़ी वाले इंसान के माथे पर ठंडे पसीने की एक बूंद छलक आई। जहां तक पीछे की तरफ कंघी किए हुए बालों वाले अधेड़ उम्र के इंसान की बात है, हालांकि उसके चेहरे के भाव शांत थे, लेकिन उसकी भींची हुई मुट्ठियां बेकाबू होकर कांप रही थीं। बस प्रतियोगिता देखो, एक सरप्राइज चौंकाने वाली बात होगा। बूढ़े आदमी ने उनकी तरफ नहीं देखा और दूर ए समूह के अलॉय मंच की तरफ जा रहे आर्यन को देखता रहा, ख्यालों में खोया हुआ। ए समूह का अलॉय मंच। 25 प्रतियोगी अपने बाएं और दाएं तरफ से चौकन्ने थे। आर्यन को कोई जल्दी नहीं थी, वह अपने ही समूह के बाकी प्रतियोगियों को ध्यान से देख रहा था। फोंग बईयुन भी सुस्ती से मुस्कुराया, दिलचस्पी से देखते हुए। जू तियांगांग खामोश रहा। थंडर युद्ध कला अकादमी का बाकी बचा खास प्रतियोगी लेई सियुवान, उसने देखा कि बाकी तीनों खास प्रतियोगियों को मंच पर जाने की कोई जल्दी नहीं है, इसलिए उसने भी ऊपर जाने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। हालांकि अगर खास प्रतियोगी अखाड़े का बचाव करने के लिए ऊपर नहीं गए, तो क्या उन्हें दूसरे और तीसरे स्तर के प्रतियोगियों को ऊपर जाकर बचाव करना था और अपने से नीचे के प्रतियोगियों की एक के बाद एक चुनौतियों को कबूल करना था। इसलिए दोनों ही पक्ष अटके हुए लग रहे थे और कोई भी सबसे पहले आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। मैं ऊपर जाकर सबसे पहले उनका सामना करूंगा। कुछ मिनटों बाद खामोश खड़े जू तियांगांग अचानक नंबर 1 अखाड़े पर कूद पड़े और मजबूती से खड़े हो गए। बहुत बढ़िया, मैं शुरुआत करूंगा और तुम्हारे ऊंचे स्तर के वार का तजुर्बा लेने आऊंगा। जू तियांगांग को मंच पर जाते देख एक लंबा नौजवान तुरंत अलॉय मंच पर चढ़ गया और अखाड़े तक पहुंच गया। आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय, जू तियांगांग। जू तियांगांग ने एक लंबी तलवार पकड़ी और धीरे से कहा, शाही राजधानी युद्ध कला अकादमी, हे चेंग, लड़ो लड़ो। बूम। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, पूरे अखाड़े पर धातु के टकराने की एक जोरदार आवाज गूंज उठी। जू तियांगांग ने एक ही छलांग में आगे बढ़कर हमला किया, उसका पूरा वजूद किसी तेज धार वाली तलवार की तरह हे चेंग की तरफ वार कर रहा था। हे चेंग ने एक गंभीर चेहरे के साथ बारीक लोहे के दस्तानों के एक जोड़े को एक काले भंवर में बदल दिया, अपनी मुट्ठियों को हथेलियों में बदल दिया और जू तियांगांग की तरफ वार किया। खनक, बूम। एक कान फाड़ देने वाली चीख लगभग एक साथ गूंज उठी। इससे पहले कि कोई साफ तौर पर देख पाता कि क्या हुआ है, उन्होंने जू तियांगांग को हे चेंग के पेट में लात मारते हुए देखा, जिससे एक जोरदार आवाज पैदा हुई। उसी समय हे चेंग हालांकि लात खाकर हवा में नहीं उड़ा, लेकिन उसका चेहरा दर्द से ऐंठ गया और वह छलांग लगाकर कई कदम पीछे हट गया, उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बहने लगी। जू तियांगांग, मैं ये याद रखूंगा।
हे चेंग ने एक गहरी सांस ली, जबरदस्ती अपने उथल पुथल हो रहे अंदरूनी अंगों को शांत किया और एक और शुरुआती पैंतरा लिया। वह जानता था कि वह पक्के तौर पर अगले 10 राउंड हार जाएगा। दोनों की ताकत में अंतर बहुत ज्यादा था, उनके टकराते ही उसने इसे महसूस कर लिया था। 7 सितारा युद्ध सम्राट की चुनौती को भाई जू ने आसानी से कुचल दिया। ऐसा लगता है कि अखाड़े के मालिक के तौर पर भाई जू की जगह पक्की है। एक जगह कम हो गई, जूनियर भाई आर्यन, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। फोंग बइयुन सुस्ती से मुस्कुराया। जू तियांगांग की अभी अभी दिखाई गई चकाचौंध करने वाली और असाधारण तलवार की तकनीक ने पहले ही 3 अखाड़े के मालिक की जगहों में से एक को मूल रूप से पक्का कर लिया था। समूह ए के मंच पर मौजूद हर कोई भी खामोश था। उन सभी ने पहला मूल्यांकन पास कर लिया था और यहाँ खड़े सबसे कमजोर प्रतियोगी के पास भी कम से कम एक 6 सितारा युद्ध सम्राट की ताकत थी। वे ये भी साफ तौर पर जानते थे कि फोंग बइयुन ने अभी जो कहा था वह सच था। अध्याय 247, जीनियस सामने आए। अखाड़े पर जू तियांगांग और हे चेंग की लड़ाई अभी भी जारी थी। हालांकि जू तियांगांग आसानी से हे चेंग से लड़ रहा था और हर तरह से उस पर पूरी तरह हावी था। लेकिन कुछ भी हो, हे चेंग भी एक 7 सितारा युद्ध सम्राट था और उसने पिछले साल के 5 बड़े कॉलेजों के टूर्नामेंट में अच्छी रैंकिंग हासिल की थी। उसने शुरुआत में सोचा था कि इस 5 बड़े कॉलेजों के टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर उन दानव जैसे सीनियर छात्रों के बिना जिन्होंने पिछले साल उन्हें दबा दिया था, वह इस बार कम से कम शीर्ष 10 में तो जगह बना ही लेगा। किसने सोचा होगा कि इस बार पिछली बार से भी ज्यादा दानव जैसे टैलेंट मौजूद थे। वह एक शानदार 7 सितारा युद्ध सम्राट असल में दूसरे राउंड में ही निराशाजनक रूप से बाहर होने की कगार पर था। हे चेंग को बहुत कड़वाहट महसूस हो रही थी, एक ऐसी कड़वाहट जिसे वह बयां नहीं कर सकता था। एक दहाड़ के साथ हे चेंग मानो अपना आखिरी तुरुप का पत्ता ट्रम्प कार्ड चलने वाला था। उसने देखा कि उसके हुआनायरन शैनायन दस्तानों पर नीली बिजली की चिंगारियां इकट्ठी हो रही हैं। इस पल जू तियांगांग को कोई भी वार करने की कोई जल्दी नहीं थी। सबसे पहले वह ये देखना चाहता था कि थंडर युद्ध कला अकादमी के इस 7 सितारा युद्ध सम्राट की आस्तीन में और कौन सी चालें छिपी हैं, ताकि वह थंडर युद्ध कला अकादमी के 8 सितारा युद्ध सम्राट के लड़ने के आम अंदाज और ताकत के स्तर की एक झलक पा सके और उसका अंदाजा लगा सके। दूसरा, वह हे चेंग को, जो अपने सबसे ताकतवर हमले का इस्तेमाल कर रहा था, पूरी तरह से अपनी ताकत के शानदार प्रदर्शन से हराना चाहता था। इस तरह वह सच में उन बेचैन लोगों को, जो उसे थका देने वाली लड़ाई की चुनौती देने की योजना बना रहे थे, कुछ ऐसी बातों को छोड़ने पर मजबूर कर सकता था जो असलियत से परे थीं। अगर उसने सच में 6 सितारे से ऊपर, यहाँ तक कि 7 सितारे, या यहाँ तक कि थोड़े कमजोर 8 सितारा युद्ध सम्राट की ताकत वाले 1 दर्जन से ज्यादा टैलेंटेड लोगों की चुनौतियां कबूल कर ली, तो वह भी कुछ हद तक थक जाएगा। और उसे मूल्यांकन की लड़ाइयों के आने वाले तीसरे राउंड से भी निपटना पड़ सकता था। बूम, चटकने की आवाज, बिजली की चिंगारियों के अपनी चरम सीमा तक इकट्ठे होने के बाद हे चेंग ने दूर से जू तियांगांग पर एक मुक्का मारा। मुक्के की ताकत, जो बिजली के निशानों से ढकी हुई थी, वह अचानक बढ़ने लगी और फिर एक बहुत बड़े खूंखार गड़गड़ाते हुए तेंदुए में बदल गई जो जू तियांगांग की तरफ झपटा। चटक, वूश, एक तलवार की रोशनी कौंधी। वह बहुत बड़ा खूंखार गड़गड़ाता हुआ तेंदुआ 2 टुकड़ों में कट गया और बीच हवा में ही बिखर गया। हे चेंग लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हटा, सीधा जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। दूसरी तरफ जू तियांगांग महज आधा कदम पीछे हटा, उसे जरा सी भी खरोंच नहीं आई थी। इस नज़ारे को देखकर आर्यन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और उनमें एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। हे चेंग की ताकत कमजोर नहीं थी, इसके उलट 7 सितारा युद्ध सम्राटों के बीच भी वह ज्यादा ताकतवर लोगों में से एक था। और बिजली की खूबियों को मिलाने में उसकी महारत भी बहुत हैरान करने वाली थी। कम से कम खूबियों का इस्तेमाल करके गतिशील चीजें, डायनामिक एंटिटीज बनाने की काबिलियत उसने केवल ली युतोंग में ही देखी थी। और दोनों ने अलग अलग बातों पर ध्यान दिया था। हे चेंग ने भौतिक रूप बनाने में अपनी मुक्के की ताकत को मिला दिया था, जो बहुत ही शानदार था। आर्यन ने बहुत ध्यान से सोचा और उनके टकराने के पलों को याद किया, और उसकी आंखों में चमकने वाली रोशनी और भी तेज होती गई। तो ऐसा है। लगता है कि अगर मुझे भविष्य में मौका मिला, तो मुझे थंडर युद्ध कला अकादमी से कुछ ऊंचे स्तर की युद्ध तकनीकें हासिल करने का तरीका खोजना ही होगा। आर्यन ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी आंखें एक चौंकाने वाली तेजी के साथ चमक रही थीं। उसे लगा कि 5 बड़ी अकादमियों और संघ द्वारा इनाम के रूप में दिए जाने वाले बहुत सारे संसाधनों के बिना भी इस 5 बड़े कॉलेजों के टूर्नामेंट में हिस्सा लेना फायदेमंद था। या यूं कहें कि ये 5 बड़े कॉलेजों के टूर्नामेंट का सबसे कीमती इनाम था। ज्यादा से ज्यादा नौजवान जीनियस लोगों से मिलना और जुड़ना, और भविष्य के लिए रिश्तों का एक ऐसा जाल बनाना जिसे कभी तोड़ा न जा सके। साथ ही आपस में लड़ना और मुकाबला करना, खुद को निखारना, इससे किसी का नजरिया भी बढ़ता है, जिससे भविष्य में जंग के मैदान पर अलग अलग तरह के दुश्मनों से निपटना आसान हो जाता है।
जहां तक समूह ए के बाकी लोगों की बात है, इस नज़ारे को देखकर वे एक बार फिर खामोश हो गए। उन्होंने सच में जू तियांगांग को चुनौती देने का विचार छोड़ दिया और अपना ध्यान बाकी दो खाली अखाड़ों की तरफ लगा दिया। आर्यन ने जो सोचा था, शायद वे पहले से ही समझ गए थे, या शायद वे अभी तक नहीं समझ पाए थे, लेकिन हर किसी के पास आर्यन जैसी ताकत और भरोसा नहीं था। अभी उनके लिए सबसे जरूरी बात अखाड़े के मालिक की जगह को कामयाबी के साथ जीतना और तीसरे राउंड में आगे बढ़ना था। चून की कोई मुकाबला नहीं कर रहा है, इसलिए मैं दूसरी जगह लूंगी। फॉन्ग बयुन ने अपनी भौहें थोड़ी उठाईं, उसके चेहरे का सुस्त भाव पूरी तरह से गायब हो गया। फिर उसने अपने पैर को हल्के से थपथपाया और एक फुर्तीली अबाबील स्वॉलो की तरह बहुत ही शान से अखाड़ा नंबर 2 पर उतर गई। हर कोई कहता है कि आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय की फॉन्ग बयुन आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय की सबसे ताकतवर महिला है, और आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय अपनी बहुत सी सुंदरियों के लिए मशहूर है। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या मिस फॉन्ग सच में इस सबसे ताकतवर इंसान के खिताब के लायक हैं। इससे पहले कि उसकी बात खत्म होती, उसकी परछाई पहले ही आ चुकी थी। जो मंच पर आई थी वह भी एक नौजवान औरत थी। इस औरत का रूप रंग आम सा था, लेकिन उसका बर्ताव हैरान करने वाला था, जो किसी तलवार की धार जैसा तेज था। ऐसी फितरत ने जू तियांगांग को, जो अखाड़ा नंबर 1 से अखाड़ा नंबर 2 को देख रहा था, अपनी एक भौं उठाने पर मजबूर कर दिया। वे सब महज गलतफहमियां हैं, जिन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। मैं काओ परिवार की हेवनली विजडम स्वॉर्ड, आसमानी ज्ञान की तलवार का तजुर्बा भी लेना चाहती हूँ। इस बार मैं खुशकिस्मत हूँ। उसके सुस्त भाव के गायब होने के बाद फॉन्ग बयुन का बर्ताव अचानक बदल गया और वह शांत और गंभीर हो गई। एक फुर्तीला हवा खूबी वाला रास्ता। आर्यन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और बहुत गंभीरता से देखने लगा। यूनाइटेड युद्ध कला अकादमी, काओजू। आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय, फॉन्ग बयुन। दोनों औरतों के मुट्ठी बांधकर सलाम करने के बाद वे दोनों दूरी बनाने के लिए एक साथ कुछ कदम पीछे छलांग लगा गईं। उसके बाद अखाड़े पर मौजूद आभा अचानक तेज हो गई। एक शांत और गंभीर थी, फिर भी उसमें जानलेवा इरादा छिपा हुआ था। दूसरी तेज थी, फिर भी हर जगह पैंतरों से भरी हुई थी। अचानक फॉन्ग बयुन एक फुर्तीली अबाबील की तरह और एक शानदार चील की तरह हिली। उसकी गोरी उंगलियों ने, ना जाने कब, सादे चांदी के उंगली तलवार फिंगर सॉर्ड्स पहन लिए थे। काओ जू के चेहरे के भाव भी नहीं बदले। उसकी लंबी तलवार छलकती हुई स्याही या एक डरी हुई जंगली बत्तख की तरह, और एक शांत, चौकोर लड़ाई की तरह, उसकी तलवार की परछाइयों के भीतर केवल भारी जानलेवा इरादा छिपा था। शतरंज की तलवार। काओ परिवार की हेवनली विजडम स्वॉर्ड ने असल में ऐसा टैलेंट पैदा किया है। बूढ़े काओ बुरा नहीं है। जजों के मंच पर अध्यक्ष लियू होंग ने यूनाइटेड युद्ध कला अकादमी के प्रधानाचार्य काओ की तरफ कुछ हैरानी से देखा। आह, बस यही एक पोती है जिससे कुछ उम्मीद है। जहां तक बाकी लोगों की बात है, उनका जिक्र नहीं करते हैं, उनका जिक्र नहीं करते हैं। हालांकि प्रधानाचार्य काओ ने अपने हाथ बार बार हिलाए, लेकिन उनके चेहरे के भाव अभी भी बहुत संतुष्ट थे। उनकी पोती इस साल केवल तीसरे साल की छात्रा थी, और उसकी ताकत और क्षमता पहले ही उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। लेकिन वह ये भी समझते थे कि अपनी अभी की ताकत के साथ उनकी पोती अभी भी फॉन्ग बयुन से थोड़ी कमजोर थी। इसका मतलब यह नहीं था कि फॉन्ग बयुन का टैलेंट और क्षमता काओ जू से ज्यादा मजबूत थी, बल्कि यह बढ़ने के समय की बात थी। आखिरकार काओ जू केवल तीसरे साल की छात्रा थी, जो दूसरे की तुलना में एक साल के सुनहरे बढ़ने के समय से चूक गई थी। ये सोचकर उन्होंने ईर्ष्या के साथ अध्यक्ष लियू होंग और कुणाल की तरफ देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय, जो कई सालों से शांत था, वह इस साल अचानक इस तरह सामने आएगा। उन्हें साफ तौर पर दिख रहा था कि जू तियांगांग के पास भी आखिरी लड़ाई में मुकाबला करने की ताकत थी। और अब फॉन्ग बयुन भी थी, और वह कुछ हद तक ना समझ में आने वाला पहले साल का छात्र आर्यन। मंच पर तलवार की परछाइयां एक दूसरे पर चढ़ने लगी, और एक फुर्तीली अबाबील जैसी परछाई पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ी। ब्लेड और तलवारों के टकराने के बीच वह बाएं और दाएं बचती रही। उसकी उंगलियां और तलवार की रोशनी कभी कभार छू जाती, जिससे धातु के टकराने की आवाज आती। जजज। एक थोड़ी सी चुभने वाली झनकार कौंधी और पल भर में गायब हो गई। तुम हार गईं। अचानक बिजली की एक चमक में फॉन्ग बयुन, जो काओ जू के सामने थी, वह ना जाने कैसे अचानक काओ जू के पीछे हवा से प्रकट हो गई। सादी चांदी की लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली तेज उंगली तलवार पहले ही काओ जू की गर्दन की त्वचा पर टिकी हुई थी। धातु की ठंडक को महसूस करते हुए काओ जू का दिल बैठ गया और उसने एक आह भरी। मैं हार मानती हूँ। फॉन्ग बयुन, तलवार उंगली वाली हल्की जंगली बत्तख, सच में अपनी शोहरत के लायक है। उसने अपनी लंबी तलवार म्यान में रख ली। काओ जू ने अपनी मुट्ठियां बांधकर फॉन्ग बयुन को सलाम किया और अखाड़े से नीचे उतर गई। समूह ए के बाकी सदस्यों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके दिल भी ठंडे पड़ गए। वे यह नहीं देख पाए थे कि फॉन्ग बयुन अभी अभी काओ जू के पीछे कैसे जाने में कामयाब हुई थी।
वे ये भी जानते थे कि इतनी ज्यादा रफ्तार के सामने, जो लगभग जगह को चीर देती है, वे भी पीछे से उस वार को नहीं रोक पाएंगे। ये दूसरा चुनौती देने वाला लक्ष्य भी कोई ऐसा नहीं था जिसे वे चुनौती दे सकें। इसलिए हर कोई हलचल करने लगा और अपनी नजरें तीसरे अखाड़े पर गड़ाने लगा। तीसरी जगह मेरी पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी लेगी। एक 2 मीटर लंबा आदमी अखाड़ा नंबर 3 पर कूद पड़ा, जो एक रोबदार आभा छोड़ रहा था। लेकिन पहले 2 अखाड़ों के उन 2 पहाड़ों के नीचे जिन्हें पार करना नामुमकिन था, वहां मौजूद बाकी हर कोई केवल अखाड़ा नंबर 3 पर अपना पूरा ध्यान लगा सकता था। इसके लिए लड़ने से उन्हें शायद अभी भी एक मौका मिल जाए। इसके लिए ना लड़ने का मतलब सच में कोई मौका नहीं था, और यहां तक कि ऐसा कमजोर रवैया भी स्कूल को नाखुश कर देगा। हालांकि आर्यन सिर झुकाए हुए अखाड़ा नंबर 3 पर चल रही तनावपूर्ण स्थिति से अनजान लग रहा था। वह गहरी सोच में डूबा था, याद कर रहा था कि फोंग बइयुन उस स्तर को कैसे हासिल कर पाई थी। उसने अब उठती हुई सीढ़ी की तीसरी परत को पार कर लिया था, और उसकी 5 इंद्रियों की तेजी और समझ उसके ही स्तर के दूसरों से दर्जनों गुना ज्यादा थी। कुदरती तौर पर उसने उस हद से ज्यादा वाली चलने की तकनीक को देखा था जिसने उसे भी कुछ हद तक हैरान कर दिया था। लंबे समय तक सोचने के बाद भी कोई हल न निकलने पर आर्यन ने भौहें सिकोड़ी। इस पल अखाड़ा नंबर 3 पर पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी के उस बड़े आदमी ने पहले ही लगातार 2 दुश्मनों को हरा दिया था और अखाड़े पर मजबूती से कब्जा कर लिया था। इस तरह के कुशल लड़ाई के तजुर्बे और जंग के मैदान के उफनते हुए जानलेवा इरादे ने आने वाले दावेदारों के बीच उसे चुनौती देने की इच्छा को कम कर दिया। वे सभी 8 सितारा युद्ध सम्राट हैं, और वे सभी शीर्ष स्तर के 8 सितारा युद्ध सम्राट हैं। हम 6 सितारा और 7 सितारा लड़ा के उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? एक प्रतियोगी जो अभी अभी फिर से हार गया था, वह कड़वी मुस्कान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हर किसी को पहले ही लगने लगा था कि समूह ए की तीनों जगहें तय हो चुकी हैं। केवल फोंग बइयुन और जू तियानगांग ने आर्यन को मंच के नीचे भौहें सिकोड़ते हुए देखकर कुछ हद तक उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ी। उन्हें यकीन नहीं था कि आर्यन मंच पर जाकर चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन इस पल आर्यन की सिकुड़ी हुई भौहें ढीली हो गईं। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि फोंग बइयुन ने वह वार कैसे किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया था। वैसे भी फोंग बइयुन को बाद में कोई वार करने के कई मौके मिलेंगे, वह तब उसे ध्यान से देख सकता था। ये सोचकर आर्यन ने अपनी नजरें अखाड़ा नंबर 3 की तरफ मोड़ी और आगे बढ़ गया। अध्याय 248 मौके पर ही सीखना। क्या यह इंसान पागल है? क्या उसने अभी अभी दाई जेनेगुओ को लगातार 3-7 सितारा युद्ध सम्राटों को हराते हुए नहीं देखा? वह अभी भी इसमें क्यों उलझना चाहता है? क्या उन बाकी लोगों की तरह नीचे ही रहना और नतीजों का इंतजार करना बेहतर नहीं होगा? शारीरिक शिक्षा केंद्र के सभागार ऑडिटोरियम में पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी का एक पक्का प्रशंसक आर्यन को अखाड़ा 3 पर चुनौती देने का इरादा करते हुए देखकर बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस बच्चे को आसमान और जमीन की विशालता का अंदाजा नहीं है। उसे लगता है कि छंटनी के पहले राउंड में कुछ 4 सितारा युद्ध सम्राट स्तर के खूंखार जानवरों को एक ही बार में मार देने से वह एक 8 सितारा युद्ध सम्राट के बराबर हो गया है। क्या उसे नहीं पता कि ऊंचे स्तर की लड़ने की ताकत इतनी एक जैसी नहीं होती? उसके बगल में बैठे उसके साथी ने उसकी बात से पूरी तरह सहमति जताते हुए सिर हिलाया। ये बच्चा साफ तौर पर शोहरत पाने के लिए बेताब है। मैं मानता हूं कि वह इस साल के पहले और दूसरे साल के नए छात्रों में सबसे बेहतरीन है, लेकिन तो क्या? यह आज से 2 या 3 साल बाद का समय नहीं है, अभी उसका दौर नहीं आया है, और ध्यान खींचने की उसकी बारी नहीं है। एक दर्शक ने आर्यन को ना समझते हुए कहा। ऐसा मत सोचो। क्या हो अगर आर्यन बस ये देखना चाहता हो कि वह एक 8 सितारा युद्ध सम्राट से कितना दूर है? एक 8 सितारा युद्ध सम्राट के साथ मुकाबला करने जैसे मौके बहुत कम मिलते हैं। कुछ दूसरे दर्शकों ने हालांकि हालात का समझदारी से विश्लेषण किया, लेकिन दूसरे चाहे जो भी कहें, आर्यन के चेहरे के भाव शांत रहे और उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। जहां तक अलॉय मिश्र धातु मंच पर मौजूद बाकी लोगों की बात है, कुछ ने ठंडी नजरों से देखा, कुछ ने उम्मीद से और दूसरों ने मजाक और खिल्ली उड़ाते हुए। आर्यन ने उनकी परवाह नहीं किया, कुछ भी नहीं समझाया। वह बस शांति से कदम दर कदम अखाड़ा 3 की तरफ चलता रहा। फोंग बइयुन ने हालांकि अपनी भौहें उठाईं, आर्यन को बहुत दिलचस्पी से देखते हुए। उसकी आंखों में जांचने वाला भाव था। अखाड़ा 1 पर जू तियानगांग के लड़ने का जज्बा खौफनाक था। उसकी आंखें खंजर जैसी थी जब उसने आर्यन को देखा। उसका दिल लड़ाई के इरादे और उम्मीद से भरा हुआ था। उसकी तलवार ने आर्यन को पहचान लिया था, इसलिए वह आर्यन के साथ लड़ाई का इंतजार कर रहा था। जो लोग तलवार का इस्तेमाल करते हैं, वे तलवार का इस्तेमाल करने वालों के ख्यालों को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। जिस पल जू तियानगांग ने आर्यन को देखा, आर्यन ने अपना सिर घुमाकर जू तियानगांग को देखा और उसकी तरफ हल्का सा सिर हिलाया। दर्शकों के बैठने की जगह की पहली कतार। बेतरतीब दाढ़ी वाला अधेड़ उम्र का इंसान, पीछे की तरफ कंघी किए हुए बालों वाला अधेड़ उम्र का इंसान,
अच्छे फिगर वाली खूबसूरत औरत और शांत चेहरे वाले बूढ़े आदमी, इन सभी ने अपनी नजरें ए समूह के अखाड़ा 3 की तरफ मोड़ी। मंच के बीच में जजों के स्टैंड पर 5 बड़ी अकादमियों के ऊंचे अधिकारी और संयुक्त सुरक्षा के ऊंचे अधिकारी भी ए समूह के अखाड़ा 3 की तरफ देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कुणाल का आखिरी बंद दरवाजे वाला शिष्य, जो इतना ज्यादा टैलेंटेड है, वह बिना सोचे समझे एक ऐसे 8 सितारा युद्ध सम्राट को चुनौती देगा जो अक्सर मोर्चे फ्रंटलाइन पर लड़ता रहता है। कुणाल के न बदलने वाले बेपरवाह चेहरे को देखकर वे जान गए कि पक्के तौर पर कोई छिपी हुई वजह होगी जिससे वे अनजान थे। शायद इस बच्चे के पास सच में कोई तुरुप का पत्ता ट्रम्प कार्ड है। जजों ने मन ही मन सोचा। हालांकि पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी के ऊंचे अधिकारी ऐसा नहीं सोचते थे। उन्हें दाई झेनेगुओ पर बहुत भरोसा था। आखिरकार 16 शीर्ष स्तर टॉप टियर के खास प्रतियोगियों सीड्स में से एक होना एक असली कामयाबी थी जिसे असली लड़ाई से हासिल किया गया था, न कि मौके का फायदा उठाकर। बूढ़े कुणाल, क्या तुम्हें इतना भरोसा है? कुणाल के बगल में बैठे अध्यक्ष लियू होंग धीमी आवाज में पूछे बिना नहीं रह सके। बस देखते रहो। हालांकि मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन वह कम से कम बहुत बुरी तरह नहीं हारेगा। कुणाल काफी शांत थे। उस दिन आर्यन ने उन्हें जो ताकत दिखाई थी, वह दाई झेनेगुओ से कमजोर नहीं थी। और आर्यन ने पूरे रास्ते खून भी देखा था और सच में जिंदगी और मौत के हालात से लड़कर बाहर आया था। यहाँ तक कि उसने पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी के प्रतियोगियों समेत वहां मौजूद सभी प्रतियोगियों से ज्यादा युद्ध सम्राटों और युद्ध राजाओं को मारा था। और वे 3 सीक्रेट पैटर्न मैंड्रोला सीक्रेट पैटर्न मैंडलर्स थे जिन्हें उन्होंने पिछली रात वरुण के जरिए भिजवाया था, और यान परिवार की चुपके से रिकॉर्ड की गई गोल्डन बेल ओवरलॉर्ड स्किल भी थी। उसे कम से कम दाई झेनेगुओ से थोड़ा ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, है ना? लॉजिस्टिक्स मदद संभालने वाले इलाके में ली वांग्यू की खूबसूरत आधे चांद जैसी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी, और वह अपने दिल में चुपचाप आर्यन का हौसला बढ़ा रही थी। उसकी सीनियर बहन होने के नाते वह कुदरती तौर पर यही उम्मीद कर रही थी कि आर्यन अपना नाम रोशन करेगा और दुनिया भर का ध्यान खींचने वाले इस शानदार आयोजन में चमकेगा। लेकिन वह इससे भी ज्यादा यही उम्मीद कर रही थी कि उसका जूनियर भाई सुरक्षित और बिना किसी खरोंच के रहे। आखिरकार उसका जूनियर भाई इस साल केवल एक नया छात्र था। अगर वह इस बार हार भी गया तो भी यह एक शानदार हार होगी। जूनियर भाई, तुम्हारा भविष्य शानदार होने वाला है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा, ली वांग्यू ने मन ही मन कहा। उसकी खूबसूरत आंखें ए समूह के अखाड़ा 3 पर खड़े आर्यन पर टिकी थीं। आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय, दाई झेनेगुओ पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी। अखाड़े पर दोनों के मुट्ठी बांधकर सलाम करने और अपने नाम बताने के बाद वे चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। दाई झेनेगुओ ने आर्यन को कम नहीं आंका। असल में उसके चेहरे के भाव कुछ हद तक गंभीर थे, क्योंकि उसने आर्यन से एक जानलेवा इरादे को बहुत गहराई से महसूस किया था। उस तरह की खूनी आभा जो खून देखने, जंग के मैदान में होने और ताकतवर दुश्मनों को मारने से आती है। तुम बहुत ताकतवर हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय में तुम्हारे जैसा कोई होगा। क्या तुम्हें मेरी पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी में आने में कोई दिलचस्पी है? मोर्चे फ्रंटलाइन का जंग का मैदान वह जगह है जहां तुम्हारे जैसे इंसान को होना चाहिए। दाई झेनेगुओ ने अपना लंबा भाला पकड़े हुए बहुत ही गंभीरता से कहा। तुम भी बहुत ताकतवर हो, और मैं तुम सैन्य कर्मियों, मिलिट्री पर्सनल और कैडेटों की तारीफ करता हूं जो पूरी इंसानियत के लिए लगातार मोर्चे फ्रंटलाइन के जंग के मैदान की रखवाली करते हैं। लेकिन मेरा अभी स्कूल बदलने का कोई इरादा नहीं है। आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय काफी अच्छा है। आर्यन मुस्कुराया। उसकी काला चांद युद्ध की तलवार जमीन की तरफ तिरछी थी। उसने बहुत गंभीरता से जवाब दिया। उसके शब्द सच्चे थे। 5 बड़ी अकादमियों में से छात्रों के ग्रेजुएशन करने से पहले पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी में मारे जाने वालों की गिनती कैजुअल्टी रेट सबसे ज्यादा थी। पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी से ग्रेजुएशन करने वाले ज्यादातर छात्र सीमाओं की रखवाली करने या दुश्मन से लड़ने के लिए मोर्चे फ्रंटलाइन की सेना में भी जाते थे। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद तुम मोर्चे फ्रंटलाइन पर आने के बारे में सोच सकते हो, दाई झेनेगुओ ने कुछ हद तक गंभीरता से कहा। मैं सोचूंगा, आर्यन ने भी गंभीरता से जवाब दिया। लड़ो, लड़ो। अखाड़े का माहौल अचानक बदल गया और गंभीर हो गया। पल भर में आर्यन बिजली की तरह तेज था, फिर भी उसके कदमों की हरकतें हवा की तरह फुर्तीली थीं। काला चांद युद्ध की तलवार से निकलने वाली तेज धार ने आर्यन को एक अजीब से एहसास से भर दिया। ऐसा लग रहा था मानो 2 बेमेल इनकम्पैटिबल युद्ध तकनीकों को जबरदस्ती एक ऐसी लड़ाई की इच्छा में मिला दिया गया हो जो उसकी तलवार के इरादे से पूरी तरह मेल नहीं खाती थी। यह अजीब सा अटपटापन, ऑकवर्डनेस दर्शकों, फोंग बयुन और जू तियांगांग की तो बात ही छोड़िए। यहाँ तक कि जजों के स्टैंड पर बैठे कुणाल ने भी थोड़ी भौहें सिकोड़ी। आर्यन ने उन्हें अपनी नई बनाई गई युद्ध तकनीक विंड रोलिंग थंडर स्कार दिखाई थी, जो एक बहुत अच्छी तकनीक थी और सच में आर्यन के लिए बहुत सही थी।
लेकिन अब अखाड़े पर आर्यन जो विंड रोलिंग थंडर स्कार दिखा रहा था, चलो अभी के लिए इसे विंड रोलिंग थंडर स्कार ही कहते हैं, यह उससे बिल्कुल अलग था जो उसने कुणाल को पहले दिखाया था। पांचवें जूनियर के दिमाग में क्या चल रहा है? कुणाल कुछ उलझन में थे, लेकिन अपने शिष्य पर भरोसे के कारण कुणाल घबराए नहीं थे। दाई झेनेगुओ का सामना आर्यन से हुआ, और एक अजीब से एहसास से भरी इस युद्ध तकनीक ने उसे परेशान नहीं किया। उसका लंबा भाला किसी कुंडलित कॉइलिंग चांदी के सांप की तरह नाच रहा था, जिससे उसके चारों ओर एक ऐसी रुकावट बन गई जिसे पार करना नामुमकिन था। फिर भाले की गति बदल गई और जानलेवा इरादा उफन पड़ा। चांदी का सांप उफनते हुए समुद्री पानी की तरह बन गया और लहर दर लहर आर्यन की तरफ बढ़ने लगा। इस पल आर्यन का वह अजीब सा एहसास अचानक गायब हो गया, और फैले हुए पंखों वाला एक बहुत बड़ा गड़गड़ाता हुआ पक्षी आर्यन की तलवार के साथ दाई झेनेगुओ की तरफ उछाल दिया गया। ऐसा लग रहा था मानो आर्यन ने महज एक वार नहीं किया था, बल्कि बिजली से बने एक बहुत बड़े पक्षी को आकार दिया था जो दाई झेनेगुओ पर झपटा था। क्या बिजली को आकार देना? जजों के स्टैंड पर वह थोड़ा मोटा बूढ़ा आदमी अचानक खड़ा हो गया और हक्के बक्के होकर चीख पड़ा, यह इंसान मौके पर ही सीख रहा है। हिस, ये टैलेंट! केवल थोड़ा मोटा बूढ़ा आदमी ही हैरान और हक्का बक्का नहीं था, जजों के स्टैंड पर बैठे लोग भी उतने ही हैरान थे। लेकिन उसके तुरंत बाद उनकी आंखें जोश से भर गईं। खास तौर पर संघ और पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी के ऊंचे अधिकारी, जिन्होंने पहले ही उसे अपने पाले में करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। ऐसा टैलेंट बहुत खौफनाक था। खूबियों एट्रिब्यूट्स को आकार देना केवल खूबियों को अलग अलग रूपों में ढालने के बारे में नहीं था। इसके लिए खूबियों के उसूलों को समझने और यहाँ तक कि इसे मुश्किल से कर पाने से पहले अपनी खुद की खूबियों को चरम तक विकसित करने की जरूरत होती है। ली यूतोंग की बर्फ को आकार देने की कला और हे चेंग की मुके की ऊर्जा को आकार देने की कला दोनों ही ऐसी ही थीं। लेकिन आर्यन हे चेंग के पहले के एक बार के इस्तेमाल से लेकर अजीब सी युद्ध तकनीक के मिलने वाली आभा तक, ये साफ तौर पर उसके कुछ समय के लिए किसी युद्ध तकनीक की नकल करने और उसे बनाने का संकेत था। और उसने असल में इसे बना भी लिया। एक दानव। इस पल हर किसी के दिमाग में यही एक विचार था। जानना चाहिए कि यहाँ तक कि हे चेंग और ली यूतोंग ने भी जब आकार दिया था तो उन्होंने कामयाब होने के लिए लंबे समय तक अभ्यास किया था और उन सभी ने अपने हाथों से आकार दिया था। लेकिन आर्यन, उसने तलवार की आभा से आकार दिया था। उसने ऐसा कैसे किया? अपने दिमाग से। क्या किसी इंसान की रूहानी ताकत सच में इस हद तक पहुंच सकती है? इस समय हर किसी की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उन्होंने कोई खौफनाक चीज देख ली हो। तलवार रक्षक मुख्यालय में कई लोगों के हाथों से कप छूट गए, जिससे शीशे के जमीन पर गिरने की खनकने वाली आवाज आई। रेडबर्ड व्यायामशाला में बाहर हो चुके प्रतियोगियों के देखने वाले हिस्से में ली यूतोंग ने हल्के से अपने होंठ काटे, उसके चेहरे के भाव कुछ हद तक उलझे हुए थे। और थोड़ा घायल हे चेंग ने अपना मुंह पूरा खोल लिया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह बहुत बड़ा गड़गड़ाता हुआ पक्षी एक कान फाड़ देने वाली चीख के साथ दाई झेनेगुओ की तरफ झपटा। दाई झेनेगुओ की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपना भाला ऐसे घोंपा मानो पहाड़ों को चीर रहा हो और लहरों को अलग कर रहा हो, और जो बहुत बड़ा गड़गड़ाता हुआ पक्षी पहले से ही उसके सामने था उस पर वार किया। बूम! एक बहुत बड़ा धमाका गूंजा। अखाड़े पर धूल उड़ने लगी। जब धूल बैठी तो दाई झिनगुओ की छाती पर एक गहरा, हड्डी तक दिखाई देने वाला घाव था, और घाव से लगातार खून बह रहा था। हालांकि दाई झिनगुओ अभी भी सीधा और तान कर खड़ा था। मैं हार गया। अगली बार मुझे उम्मीद है कि हम सेना में मिल सकेंगे। दाई झिनगुओ ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, बिल्कुल सीधा खड़ा रहा और फिर बेहोश हो गया। अध्याय 249 प्रवक्ता। समूह ए के सभी सदस्य आगे बढ़े। जजों के स्टैंड पर जजों की जो पहले जोशीले थे वे एक बार फिर हैरान रह गए। उनकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। हालांकि खूबी एट्रिब्यूट को आकार देने में बहुत विनाशकारी ताकत होती है और इसे आखिरी तुरुप के पत्ते, ट्रम्प कार्ड या सबसे बेहतरीन कला के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल है चेन की तरह। लेकिन क्या दाई झेनेगुओ, जो खुद एक 8 सितारा युद्ध सम्राट था, उसे महज खूबी को आकार देने के बल पर दबाना कोई मजाक था? वह दाई झेनेगुओ था जो अक्सर मोर्चे फ्रंट लाइंस पर रहता था। खूबी को आकार देने के पीछे असली जानलेवा वार को छिपाना बहुत ही शानदार विचार है। दर्शकों की बैठने की जगह की पहली कतार में बैठे बूढ़े आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उसकी तारीफ और भी बढ़ गई। ये सुनकर बेतरतीब दाढ़ी वाला अधेड़ उम्र का इंसान चौंक गया और कुछ हैरानी से अपने बगल में बैठे बूढ़े आदमी की तरफ मुड़ा। बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव हमेशा जैसे देखकर उसे मन ही मन थोड़ी समझ आ गई। वह समझ गया कि अखाड़े पर मौजूद नौजवान इस हालात में बहुत अहम था, जो पैतृक तारे की किस्मत तय करेगा। इसलिए बूढ़ा आदमी नहीं चाहता था कि वे पर्दे के पीछे वाले इंसान के खेल में खलल डालें। अभी सब कुछ होने का समय नहीं आया था, और सभी ताकतें अभी भी अपनी ताकत इकट्ठी कर रही थीं।
बेतरतीब दाढ़ी वाला अधेड़ उम्र का इंसान इसे समझ सकता था, और पीछे की तरफ कंघी किए हुए बालों वाला अधेड़ उम्र का इंसान और छरहरे बदन वाली खूबसूरत औरत ने भी कुदरती तौर पर इसके बारे में सोचा। इस पल उन्होंने भविष्य में आर्यन से दूरी बनाए रखने और पक्के तौर पर उसका दुश्मन न बनने का फैसला किया। चून की तलवार की तकनीक ने भी बिजली की खूबी को मिला लिया था, इसलिए वार खुद ही खूबी को आकार देने के पीछे छिपा हुआ था। खूबी को आकार देने से पैदा होने वाले बहुत बड़े वेग मोमेंटम का इस्तेमाल करके दाई का पूरा ध्यान खींचना, जिससे वह असली छिपे हुए वार को नजरअंदाज कर दे। कुणाल, इस बच्चे का भविष्य बर्बाद मत करो। वह मेरी थंडर युद्ध कला अकादमी के लिए बहुत सही है। उसे मुझे दे दो। इस हैरान करने वाले तलवार के वार ने, जिसने आसमान को भी धोखा दिया और एक जानलेवा इरादे को छिपा लिया, उसे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। लेई पांग, आर्यन जैसा टैलेंट, जो मारने में पक्का है और फिर भी रणनीति जानता है, वह मेरी पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी के लिए बिल्कुल सही है। जैसा कि तुम जानते हो, अभी के हालात की वजह से सेना में अभी भी काफी कमी है। इस बच्चे का भविष्य असीम है। पूरी इंसानियत के लिए, पैतृक तारे के लिए आर्यन को सेना में ही रहना चाहिए। पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी के प्रधानाचार्य जाओ होनबो ने इस पल धीमी और गंभीर आवाज में कहा। अरे, तुम बूढ़े लोगों, मुझ पर नेकी राइचसनेस का दबाव डालने की कोशिश मत करो। मेरे आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अगर ऐसा होता भी, तो मैं, कुणाल, उसका समर्थन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जहां तक योगदान की बात है, सच कहूं तो मेरा शिष्य पहले ही तलवार रक्षकों में शामिल हो चुका है। हालांकि वह अभी केवल एक 3 सितारा तलवार रक्षक है, लेकिन उसने पहले ही कई बार अहम योगदान दिए हैं। इसलिए पूरी इंसानियत के लिए उसका योगदान शायद तुम्हारे होनहार शिष्यों से कम नहीं है। कुणाल को गुस्सा नहीं आया, इसके बजाय वे खुशी से हंसे। ये बात कि ये लोग अब उत्सुकता से उनके पास आ रहे थे, कुणाल की दूरदर्शिता और टैलेंट को पहचानने की तेज नजर को और साबित कर रही थी। कुणाल की बातें सुनकर 5 बड़ी अकादमियों के ऊंचे अधिकारी खामोश हो गए। तलवार रक्षक, दुनिया की सारी बुराइयों को मिटाते हुए कौन कह सकता था कि तलवार रक्षकों ने पूरी इंसानियत के लिए बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया है। खास तौर पर हाल ही में 10,000 जानवरों के कबीले के खिलाफ की गई कार्रवाइयों ने, जिसने 5 बड़ी अकादमियों के ऊंचे अधिकारियों को गहरे सदमे में डाल दिया था। अब जब कुणाल ने तलवार रक्षकों का पत्ता कार्ड खोल दिया था, तो पक्के तौर पर उसे अपने पाले में करना नामुमकिन था। आह भरते हुए जजों ने एक बार फिर अखाड़े की तरफ अपनी नजरें मोड़ी। एक कहावत है, जो तुम्हें नहीं मिल सकता वह हमेशा हलचल पैदा करता है। यह उस पल उनकी भावनाओं का सच्चा चित्र था। 10,000 जानवरों के कबीले का मुख्यालय। आर्यन के बहुत बड़े गड़गड़ाते हुए पक्षी के नीचे झपटने का नजारा देखकर लिवानहे का खून खौलने लगा। वह चाहता था कि काश वह उस पल आर्यन का हौसला बढ़ाने के लिए वहां मौजूद होता। हालांकि जो उबोए की आंखें खून से लाल थीं और उसका चेहरा गुस्से से ऐंठ गया था। मैंने पहले भी कहा था, अगर इस बच्चे को नहीं मारा गया, तो वह पक्के तौर पर मेरे लिए एक बहुत बड़ी चिंता बन जाएगा। तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया, तुमने मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। बैंग, खनक, जो बॉय के कमरे के अंदर दहाड़ने और चीजों को तोड़ने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। तलवार रक्षक मुख्यालय। 2 चोटियों वाली रुई लिंग अपनी चमकदार आंखें झपका रही थी और स्क्रीन पर तस्वीरें देख रही थी। उसके विचार उथल पुथल हो रहे थे और वह लंबे समय तक शांत नहीं हो पाए। और वरुण जोर से हंसा, मानो वह खुद अभी अभी अखाड़े पर रहा हो। हान शहर, हाँ सिटी, खबर भेज दो। इस 5 बड़े कॉलेजों के टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद आर्यन की एक तलवार रक्षक के तौर पर मिली खूबियों, मेरिट्स को सबके सामने लाओ। गवर्नर वांग लांग ने स्क्रीन पर तस्वीरों को देखा, उनकी आंखों में उत्साह की एक झलक थी। शांत होने के बाद उन्होंने वरुण से कहा, चाचा वांग, इतनी जल्दी? क्या हमें उन लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है जिनके मन में बुरे इरादे हैं? मुरोंग कियान ने कुछ हैरानी से पूछा। कोई जरूरत नहीं है। अगर अभी अभी वह हैरान करने वाला वार न होता, तो कम से कम हम उसके बारे में जानकारी तब तक छिपा कर रखते जब तक कि वह युद्ध देवता, वो गॉड के स्तर पर न पहुंच जाता। लेकिन अब कोई जरूरत नहीं है। चाहे वह सेना हो, संयुक्त सुरक्षा बल हो, या 5 बड़ी अकादमियां, उनमें से कोई भी चुपचाप खड़े होकर बुरे इरादे वाले लोगों को आर्यन को नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। नेकी राइचसनेस को सबसे आगे रखते हुए कोई भी इतनी सारी ताकतों के दबाव और नफरत का सामना नहीं कर सकता। गवर्नर वांग लांग ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। मेरे तलवार रक्षकों को अभी भी दिखावे के लिए एक सुनहरे साइनबोर्ड, गोल्डन साइनबोर्ड की जरूरत है। मुझे लगता है कि आर्यन काफी अच्छा है, उसकी ताकत बुरी नहीं है, और वह काफी खूबसूरत भी है। तुम सब क्या सोचते हो? गवर्नर वांग लांग मुरोंग कियान, रुई लिंग और बाकी लोगों की तरफ मुड़े। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, रुई लिंग ने सबसे पहले कहा, अपनी 2 चोटियों को हिलाते हुए और अपनी आंखें झपकाते हुए। यह शायद अच्छा ना हो, वरुण ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा। अच्छा क्यों नहीं? गवर्नर वांग लांग कुछ हैरान थे।
5वें जूनियर आखिरकार अभी पहले साल का छात्र है, बहुत छोटा है, और उसे तलवार रक्षक बने ज्यादा समय नहीं हुआ है। उसे इस तरह से सबसे आगे धकेलना, मुझे डर है कि इससे दूसरों में कुछ असंतोष और ईर्ष्या पैदा हो सकती है। वरुण की बातें बहुत सीधी थीं और सुनने में बहुत अच्छी नहीं थीं। ईर्ष्या केवल तलवार रक्षकों के भीतर से ही आ सकती थी। असंतोष के बारे में भी यही सच था। लेकिन गवर्नर वांग लांग के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं दिखा। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने इसके बजाय सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। चलो आर्यन के युद्ध देवता के स्तर पर पहुंचने तक इंतजार करते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। रेड बर्ड व्यायामशाला। अखाड़े पर आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अभी अभी किए गए तलवार के वार को चुपचाप याद करते हुए उसे महसूस करने लगा। असल में उसने वह वार अचानक से किया था, मानो किसी ईश्वरीय असर से। अब जैसे जैसे वह इस पर विचार कर रहा था और इसे याद कर रहा था, उसे एक युद्ध कलाकार मार्शल आर्टिस्ट की रूहानी ताकत की अहमियत और भी ज्यादा महसूस होने लगी, और उसे उठती हुई सीढ़ी, असेंशन लैडर के तरीके की खौफनाक और आसमान को झुठलाने वाली फितरत भी और ज्यादा महसूस होने लगी। वह तलवार का वार सच में ऐसा था जहां उसने इसकी बिजली की खूबी को आकार देने के लिए अपनी रूह का इस्तेमाल किया था। उस समय उसका विचार था, चून की तकनीकें खूबियों के साथ मिल सकती हैं, तलवार का इरादा खूबियों के साथ मिल सकता है, चलने की तकनीकें खूबियों के साथ मिल सकती हैं, और यहां तक कि भौतिक शरीर भी खूबियों के साथ मिल सकता है, तो रूह खूबियों के साथ क्यों नहीं मिल सकती। खूबियों वाले कणों का कोई रूप नहीं होता, उन्हें खाली हाथों से आकार देना भी शरीर के खून और ऊर्जा पर निर्भर करता है। चून की रूह का भी कोई रूप नहीं होता, तो क्या खूबियों वाले कणों को पकड़ने और उन्हें आकार देने के लिए रूह का इस्तेमाल करना बेहतर नहीं होगा। यही वह अचानक आया विचार था जिसने उसे इतना हैरान करने वाला और बेमिसाल तलवार का वार करने के काबिल बनाया। जाहिर है, ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसके पास अखाड़े पर इतना दुस्साहसी होने के लिए काफी तुरुप के पत्ते, ट्रम्प कार्ड्स और भरोसा था, और वह अपने दुश्मन को अपनी लड़ाई की तकनीकों को निखारने के एक तरीके के रूप में मान रहा था। एक मौत जैसी शांति के बाद पूरी रेड बर्ड व्यायामशाला जोरदार तालियों और चीखों से गूंज उठी। इस पल किसी ने भी आर्यन को केवल एक खुशकिस्मत प्रतियोगी नहीं माना जिसने पहला राउंड पास किया था। अब किसी ने उसे कम नहीं आंका, यहां तक कि बाकी मंचों पर मौजूद अभी के अखाड़े के मालिकों, जिन्होंने पहले ही अपनी जगहों का बचाव करना शुरू कर दिया था, उनकी आंखों में भी गंभीर भाव थे। उसी अलॉय मंच पर मौजूद जू तियानगांग इतना उत्साहित था कि वह कांप रहा था। और फोंग बइयुन ने एक भारी आह भरी और आर्यन के खतरे के स्तर को चुबोवेन से ऊपर रखा। इस समय समूह ए में किसी ने भी आर्यन की भयंकर ताकत को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। जहां तक जू तियानगांग और फोंग बइयुन को चुनौती देने की बात है, तो उन्होंने भी हिम्मत नहीं की। इस तरह लगभग 10 मिनट तक कोई चुनौती न मिलने के बाद समूह ए के 3 अखाड़े के मालिक पहले ही आगे बढ़ गए। आभासी बड़ी स्क्रीन पर मोटे लाल अक्षरों में छपा था, समूह ए की आगे बढ़ने की सूची, प्रमोशन लिस्ट। नंबर 059 आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय जू तियानगांग। नंबर 039 आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय फोंग बइयुन। नंबर 707 आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय आर्यन। समूह ए के तीनों पार करने वाले क्वालिफायर्स। हैरानी की बात है कि आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय से थे, जो पिछले सालों में हमेशा आखिरी नंबर पर रहता था। अध्याय 250 शीर्ष 12। गाओ फैंग के लिए अफसोस की बात है, उसकी किस्मत थोड़ी खराब थी। जजों की सीटों से अध्यक्ष लियू होंग ने अपनी जुबान चटकाई, उनके चेहरे पर पछतावे की एक झलक थी जब उन्होंने थके हुए और हारे हुए गाओ फैंग को देखा। प्रतियोगी नंबर 80 के रूप में कामयाबी के साथ चुनौती देने और फिर 9 राउंड तक अखाड़े का बचाव करने के काबिल होना, केवल लगातार लड़ाइयों के कारण थकावट से हारने के लिए, गाओ फैन ने यहां तक पहुंचने के लिए पहले ही बहुत अच्छा काम किया है। तलवार युद्ध कला अकादमी में सबसे बेहतरीन छात्र बदलने वाला है। कुणाल ने इसे जल्दी देख लिया, गाओ फैन ने सच में अच्छा प्रदर्शन किया। अगर किसी को दोष देना है, तो वह केवल इस साल के 5 बड़े कॉलेजों के टूर्नामेंट की छंटनी व्यवस्था को ही दिया जा सकता है, वरना गाओ फैन ने अभी जो ताकत दिखाई है, उसके साथ वह पिछले सालों में कम से कम शीर्ष 32 का लक्ष्य तो रख ही सकता था। अध्यक्ष लियू होंग ने हल्का सा सिर हिलाया, वे भी जानते थे कि गाओ फैन ने सच में अच्छा प्रदर्शन किया था, और वह कुछ ज्यादा ही लालची हो गया था। वह बच्चा जू तियानगांग तो एक बात है, लेकिन गाओ फैन की तरक्की की रफ्तार ने मुझे सच में हैरान कर दिया है। कुणाल अचानक रुके, अपनी आवाज को गहरे मतलब वाले लहजे में धीमा करते हुए। वे दोनों बच्चे एक मिशन पर बाहर गए थे और ऐसा लगता है कि उन्होंने उस दौरान कुछ और मौके हासिल किए हैं, जिसकी वजह से वे लगभग इस 5 बड़े कॉलेजों के टूर्नामेंट से चूक गए थे। अध्यक्ष लियू होंग ने भी अपनी आवाज धीमी की। ये देखकर कुणाल ने सिर हिलाया और अपनी नजरें वापस समूह सी की तरफ मोड़ी। जब आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय के छात्र खुद के मौके हासिल करते हैं, तो स्कूल के ऊंचे अधिकारी और प्रधानाचार्य केवल खुश होंगे और राहत महसूस करेंगे, और इस बात की गहराई में नहीं जाएंगे कि छात्रों को कौन से मौके मिले हैं, या यहां तक कि उन्हें छीनने की कोशिश भी नहीं करेंगे। पहला,
ये गैर जरूरी है, और दूसरा, ऐसा करने से न केवल छोटी सोच दिखाई देगी बल्कि 5 बड़ी अकादमियों की शोहरत पर भी दाग लगेगा, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे वे बिल्कुल नहीं उठा सकते। बूढ़े लियू, आपको पिछले साल की जियोटोन की तुलना में यूनाइटेड युद्ध कला अकादमी की हुआसीयू कैसी लगती है? कुणाल ने पूछने से खुद को नहीं रोक पाया जब उन्होंने लंबी, उदास नौजवान औरत को देखा, जिसे कोई भी चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर रहा था, और जो समूह सी के गोल्डन स्क्वायर स्टेज से नीचे उतरने के बाद अखाड़ा एक पर खड़ी थी। कहना मुश्किल है, इस लड़की के अपनी पूरी ताकत दिखाने से पहले मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बात निकली है तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यूनाइटेड युद्ध कला अकादमी में पुरुषों की ताकत की तुलना में महिलाओं की ताकत ज्यादा है और यह कुछ असंतुलित इम्बैलेंस्ड है। अध्यक्ष लियू होंग ने यूनाइटेड युद्ध कला अकादमी की जजों की सीटों की तरफ एक नजर डाली और कुछ अजीब तरीके से कहा, अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो सच में ऐसा ही है। कुणाल ने समूह बी के गोल्डन स्क्वायर स्टेज और समूह डी के गोल्डन स्क्वायर स्टेज के हालात पर नजर डाली, और उनके चेहरे के भाव भी कुछ ना समझ आने वाले हो गए। अहम, तो आपको फोंग बईयुन और हुआसीयू के बारे में क्या लगता है? ये देखकर कि यूनाइटेड युद्ध कला अकादमी के प्रधानाचार्य ने शायद ध्यान दिया था और कुणाल और अध्यक्ष लियू होंग की तरफ देख रहे थे, कुणाल ने अपना गला साफ किया और विषय बदल दिया। फोंग बईयुन, कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है अगर कोई अंतर है भी तो वह बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं है कि क्या ये पैतृक तारे की इच्छा के कारण है, लेकिन इस साल के छात्रों की कुल ताकत पिछले सालों की तुलना में ज्यादा मजबूत है। तुम्हारे उस दानव जैसे शिष्य की बात तो छोड़ ही दो जो लोगों को निशब्द कर देता है, लेकिन क्या वे इरो और चू बोवेन पिछले मुख्य शिष्यों से किसी भी तरह से कमतर हैं? अध्यक्ष लियू होंग ने एक आह भरी और अपना सिर हिलाया। ये सुनकर कुणाल खामोश रहे। समूह सी के गोल्डन स्क्वायर स्टेज के अखाड़ा 3 पर थंडर युद्ध कला अकादमी के गुहुई ने, जिसका एक पैर लपटों में और दूसरा बिजली की चिंगारियों में लिपटा हुआ था, शाही राजधानी युद्ध कला अकादमी के एक प्रतियोगी को तीर की तरह लात मारी जो अपने पीछे एक धुंधली परछाई छोड़ गई। स्मैक 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 डॉट 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 भयंकर, लगातार लातें धुंधली परछाइयों की धारियां बनाते हुए चाबुक की तरह बरसती रहीं, उस प्रतियोगी के बचाव करते हुए हाथों पर बार बार वार करती रहीं। पल भर में प्रतियोगी की आस्तीन राख में बदल गई, जिससे उसके हाथ पर एक बड़ा जलने का निशान दिखाई देने लगा। अखाड़ा 1 पर हुआसीयू के चेहरे के भाव उदास ही रहे। अखाड़ा 2 पर शाही राजधानी युद्ध कला अकादमी का ले फियांग था, वह अपने हाथ में चांदी के 3 मोतियों से खेल रहा था और अखाड़ा 3 को एक मजाकिया भाव से देख रहा था। समूह बी में वेइरो, जो नंबर 001 का खास प्रतियोगी था, उसने जैसे ही अखाड़े पर कदम रखा, किसी ने भी उसे चुनौती नहीं दी। थंडर युद्ध कला अकादमी के लेई झेन ने हावी होने वाली विनाशकारी ताकत के साथ अखाड़ा 2 को लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया था, जिसके नतीजे में किसी ने भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, सिवाय पहले निडर चुनौती देने वाले के, जिसे लेई झेन ने आधा मार डाला था। जहां तक अखाड़ा 3 की बात है, जो कि समूह ए में भी था, ये समूह सी जितना ही जबरदस्त था, लेकिन अंततः पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी के भारी भरकम आदमी गाओजुओ ने इसे जीत लिया। समूह डी में जबरदस्ती दूसरे समूहों से कम नहीं थी। चू बोवेन, नंबर 002, जिसने पिछले साल वेइरुओ को बहुत कम अंतर से हराया था, उसने अखाड़ा 1 पर कब्जा कर लिया। प्रतियोगी नंबर 007, यंग जिंग, जिसे यूनाइटेड युद्ध कला अकादमी की निर्मम सुंदरी, कोल्ड ब्लडेड ब्यूटी के रूप में जाना जाता है, उसने कामयाबी के साथ अखाड़ा 2 का बचाव किया। जहां तक अखाड़ा 3 की बात है, ली हाओबाई द्वारा की गई कुछ आसान लड़ाइयों के बाद किसी ने उसे फिर से चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। इस मोड़ पर अखाड़े के हमले और बचाव की लड़ाइयों का दूसरा राउंड आधिकारिक रूप से खत्म हो गया। चारों समूहों के लिए 12 योग्यता हासिल करने वाले नाम बहुत बड़ी आभासी स्क्रीन पर प्रमुखता से दिखाई दिए। समूह ए से आगे बढ़ने वाले नंबर 059 आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय जूतियांगांग, नंबर 039 आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय फोंग बईयुन, नंबर 707 आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय आर्यन। समूह बी से आगे बढ़ने वाले नंबर 001 पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी वेइरुओ, नंबर 005 थंडर युद्ध कला अकादमी लेई झेन, नंबर 028 पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी गाओजुओ। समूह सी से आगे बढ़ने वाले नंबर 003 यूनाइटेड युद्ध कला अकादमी हुआसीयू, नंबर 014 शाही राजधानी युद्ध कला अकादमी ले फियांग, नंबर 022 थंडर युद्ध कला अकादमी गोहुई। समूह डी से आगे बढ़ने वाले नंबर 002 शाही राजधानी युद्ध कला अकादमी चू बोवेन, नंबर 006 यूनाइटेड युद्ध कला अकादमी यंगजिंग, नंबर 032 आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय ली हाओबाई। ये योग्यता चुनाव पहले राउंड से भी ज्यादा क्रूर था, जिसमें 738 प्रतियोगियों को घटाकर 100 कर दिया गया था।
कई ताकतवर प्रतियोगी जो पिछले सालों में आसानी से शीर्ष 50 में प्रवेश कर सकते थे, वे दूसरे राउंड में अचानक रुक गए। मिसाल के तौर पर, पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी से दाई जेनेगुओ और गु लियांगकई, और आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय से गाओ फैन, और दूसरे मंच के बीच में जजों के मंच पर कुणाल और अध्यक्ष लियू होंग ने स्क्रीन पर लाल सूची को देखा और खुशी की एक लहर महसूस की। 5 बड़े कॉलेजों का टूर्नामेंट आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले, उन्होंने सोचा था कि दूसरे राउंड से तीसरे राउंड के लिए 2 नामों का योग्यता हासिल करना ही अच्छा होगा। कुणाल को जू तियांगांग के बारे में कुछ शक भी था, लेकिन किसने सोचा होगा कि जू तियांगांग आर्यन के अलावा आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय से और यहां तक कि 5 बड़ी अकादमियों में भी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला बनेगा। आखिरकार, तीसरे राउंड में आगे बढ़ने वाले 12 प्रतियोगियों में आर्यन के अलावा, जो एक ऐसा जीनियस है जिसे आम समझ से नहीं समझाया जा सकता, केवल जू तियांगांग का रैंकिंग नंबर ही 50वें स्थान से आगे था। और अब तीसरे राउंड में आगे बढ़ने वाले 12 नामों में से 4 उनके आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय से हैं, जिससे उन्हें बहुत खुशी हो रही है। वे पहले से ही भविष्य देख सकते थे कि आने वाले अकादमिक साल में अनगिनत हाई स्कूल के छात्र और युद्ध देवता परिवारों के वारिस आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय को कॉलेज में दाखिले के लिए अपना मुख्य लक्ष्य बनाएंगे। बूढ़े कुणाल, बूढ़े लियू, तुम दोनों की किस्मत अच्छी है। पहली सैन्य युद्ध कला अकादमी के प्रधानाचार्य जाओ होंगबो ने अपने लहजे में ईर्ष्या की एक झलक के साथ कहा। वे इस बार पहले स्थान के लिए मुकाबला जारी रखने के लिए तैयार थे, लेकिन मूल्यांकन के दूसरे राउंड के नतीजों ने आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय को बाकी चारों स्कूलों को पछाड़कर बढ़त हासिल करने का मौका दे दिया था। ये केवल दूसरा राउंड है, असली नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि आगे क्या होता है। थंडर युद्ध कला अकादमी के प्रधानाचार्य, जिन्हें उनके थोड़े मोटे शरीर के कारण लेईपांग कहा जाता था, उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि इस राउंड में आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इसमें किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ था। मिसाल के तौर पर, वह नया छात्र आर्यन और साथ ही जू तियांगांग नंबर 059, उन्होंने भी उनकी काबिलियत को माना, और आर्यन के दानव जैसे टैलेंट ने तो उनके दिल की धड़कनें भी बढ़ा दी थी, और वे उसे अपने स्कूल के लिए पाना चाहते थे। लेकिन उनके नजरिया में आर्यन और जू तियांगांग अभी दिखाई गई अपनी ताकत के आधार पर वे रुओ और चू बोवेन जितने अच्छे नहीं थे, कम से कम उनके जितने स्थिर स्टेबल तो नहीं। कम से कम समूह ए में प्रतियोगियों की औसत ताकत बाकी समूहों की तुलना में काफी कम थी।